अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का नॉवेल है हमारा दिल की बातें, जो कि लिखा है बुशरा अहमद साहिबा ने। तो हम शुरू करते हैं। कॉल बेल थी कि एक तवातर से बज रही थी। हड्डियों में उतरती यकबस्ता ठंड में उसके सिवा कौन था जो गर्म कमरों से निकलकर गेट खोलने की कोशिश करता। ये काम दीगर बहुत से कामों की तरह उसे ही करना था। गर्म शाल अच्छी तरह अपने गर्द लपेटकर उसे लगा था जैसे उसने सर्दी को अपने वजूद में सराहियत करने से रोक लिया है। लेकिन हॉल कमरे का दाखिली दरवाज़ा खोलकर उसने जैसे ही बरामदे में कदम रखा, सर थपेड़ों ने उसका इस्तकबाल किया। फिर तवील वारीज़ सहन अबूर करते हुए उसे खुद ही अपना वजूद सुन होता महसूस हो रहा था। लेकिन कमाल था वो शख्स जो इतनी रात गया अभी तक कॉल बेल से उँगली चिपकाए खड़ा था। कौन है? रात के 11:30 बजे वो बिला धड़क गेट खोलने की जुर्रत नहीं कर सकती थी। मैं हूँ सादुन। लहजे में बला का एतमाद था। एक सेकंड के भी 1000वें हिस्से में उसने सादुन नाम का कोई शख्स याददाश्त की किसी कोने खदरे से ढूंढना चाहा लेकिन नाकाम हुई। अनस चचा को बता दीजिए। कुछ लम्हों के तवक्कुफ के बाद नौवारी दोबारा बोला। गालिबन वो गेट ना खुलने पर उसके तजब्जुब को भाग गया था और अनस चचा का हवाला ऐसा था कि मजीद पसोपेश का कोई जवाज़ बाकी ना था। वो गेट खोलकर एक तरफ हुई थी। आने वाले ने बिला झिझक अंदर कदम रखा। बहुत सर्दी है आज। वो बेतकल्लुफ़ाना लहजे में उससे यूँ मुखातिब हुआ जैसे बरसों की जान पहचान हो। उसने क्या जवाब देना था। चुपचाप गेट बंद करके उसे लिए ड्राइंग रूम में चली आई। सूरत अनजान थी लेकिन अंदाज़ जाना पहचाना। ऊपर से बेतकल्लुफ़ाना लहजा इसी उधेड़-बुन में खालू जान के कमरे में आई थी। खालू जान, कोई साधुन साहब आए हैं, मैं उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा कर आई हूँ। खालू जान उसके मुंतज़िर थे। कॉल बेल की आवाज़ उन्होंने भी सुनी थी। अरे साधुन आया है, लो भई अब साधुन भी साहब हो गया। वो खुशगवार हैरत में घिर गए थे। तुम उसे यहाँ ही ले आती। लेकिन खैर तुम कोई जानती थोड़ा हो उसे। वो खुद ही सवाल जवाब करते घुटने पकड़े उठ खड़े हुए। उसने आगे बढ़कर शॉल इनके कंधे पर फैलाई। जीती रहो, खुश रहो। वो उस लड़की की मोहब्बत और खुलूस से हमेशा ही मुतस्सिर होते थे। अपनी खाला जान को भी बता देना और फिर अच्छी सी चाय बना लेना। लेकिन ठहरो, शायद साधु ने खाना भी ना खाया हो। अपने हर सवाल का खुद ही जवाब देना उनकी पुरानी आदत थी और मोमिना उनकी इस आदत से बखूबी वाकिफ थी। वो खाला जान को बताकर किचन में चली आई। अभी आधे घंटे पहले ही वो किचन समेटकर बर्तन धोकर बल्कि खुश्क करके अलमारी में रखकर फारिग हुई थी। आम हालत में तो गिनती के 4 बर्तन इस्तेमाल में आते थे। घर में होता ही कौन था? वो खाला जान और खालू जान। लेकिन कुछ खास दिन वो भी होते थे जब सलमान भाई को साल 6 महीने में अपने बूढ़े वालिदैन की याद सताती थी और वो अपने कीमती वक्त में से 2-4 दिन निकाल कर इस छोटे से शहर में वाक़ अपने आबाई घर का रुख कर लिया करते थे। यूँ खाला जान का घर आबाद हो जाता, उनके चेहरे दमकने लगते और ऐसे में न जाने क्यों वो खुदगर्ज़ सी बन जाती। उसे अपना आप इस खुशबाश फ़ैमिली में आज भी उतना ही गैर अहम लगता था जैसे आज से 14 बरस क़ब्ल, जब वो पहली बार खाला जान की उँगली पकड़कर इस घर में आई थी। खाला जान उसकी सगी खाला न थी बल्कि उसकी अम्मा की खाला थी। भांजी किस्मत के चक्कर में आई हुई थी। शौहर की कम तालीम, मामूली तनख्वाह, ऊपर से हर साल बच्चों की तादाद में इज़ाफ़ा। 5वीं बेटी की पैदाइश पर खाला जान घर आईं। अम्मा का जी भरा हुआ था, मिलकर खूब रोईं। खाला जान को दुःख हुआ। माँ-बाप के घर जो ऐश अम्मा को मिले हुए थे, खाला उनसे भी वाकिफ़ थीं और 5 बेटियों की माँ होने के नाते उनकी तशवीश और परेशानियों से भी आशना। खुद उनके सिर्फ़ 2 बच्चे थे। बेटी कम उम्र में ब्याह दी थी, बेटे ने पसंद की शादी की थी और अब लाहौर में मुक़ीम था। खालू को बहावलपुर से प्यार था। प्यार भी कैसा, खालू जान को तो इश्क था अपने इस छोटे से पुरसुकून शहर से। वो बेटे के साथ जाने पर राज़ी ना हुए। खाला ने अम्मा के आँसू देखे तो उन्हें ख़याल आया अम्मा का बोझ कम करने और अपनी तन्हाई दूर करने का। मोमिना 9-10 साल की थी, बहनों में दूसरा नंबर। वैसे तो अम्मा की सभी बेटियां खूबसूरत थी लेकिन मोमना का हुस्न आंखें खीरा कर देने वाला था। शहाबी रंगत, बड़ी-बड़ी सी आंखें, नाजुक सरापा। खाला जान को वो हमेशा से अच्छी लगती थी। खाला उसे अपने साथ लेकर जाना चाह रही थी। अम्मा मुतज़ब्ज़ब थी। उसे अपने से जुदा करने का सोचती तो कलेजा कटने लगता। खाला के घर जाने की सूरत में उसे मिलने वाली बेहतर ज़िंदगी का ख़याल आता तो उन्हें ये मुनासिब लगता। बहरहाल वो कमज़ोर औरत थी, अब्बा से भी डरती थी और सास से भी खौफ़ज़दा थी। लेकिन अनहोनी हो गई। दादी को पता चला तो फट राज़ी हो गई। शायद वो भी पोतियों के तवील लाइन से घबरा चुकी थी जिनको खिलाते अब्बा की जवानी और ब्याहते उनका बुढ़ापा गुज़रना था। अब्बा रंजीदा हुए। अब्बा सीधे-सादे थे। उन्हें बेटियों से मोहब्बत थी अगरचे इज़हार करना नहीं आता था। लेकिन फिर दादी ने ही उन्हें राज़ी किया। बकौल अम्मा, अब्बा उस दिन बहुत रोए थे। शायद वाक़ई रोए भी हों। उसने कभी इस बयान पर शक नहीं किया था। अम्मा की आँखों में चमकते आँसू उसे अलबत्ता आज भी याद थे। गुर्बत वाक़ई इंसान से वो सब कुछ करवा लेती है जो नॉर्मल हालात में शायद कभी ना कर सके। बहरहाल खाला जान का हाथ पकड़े वो खामोशी से उनके घर आ गई। वो फ़ितरतन भी कम-गो थी, अब कुछ और हो गई। खाला जान उससे प्यार करती, खालू जान भी जान छिड़कते लेकिन उसका दिल बेचैन रहता। अपने से बड़ी सना से उसकी बहुत दोस्ती थी। वो याद आती, छोटी ज़ारा सोया याद आती, मरियम तो चंद दिन की ही थी, अम्मा याद आती और अब्बा भी। लेकिन वो साबिर थी, जल्द ही आला से समझौता कर लिया और नई ज़िंदगी की आदी हो गई। अम्मा अब्बा भी अपनी बाकी औलादों में मगन हो गए। कुदरत ने 5 बेटियों के बाद यके बाद दीगरे 2 बेटे उनकी झोली में डाल दिए थे।
अब्बा की नौकरी भी बेहतर हो गई थी। अब्बा उसे वापस लाना चाहते थे, लेकिन खाला-खालू उसके आदी हो गए थे। खाला ने उनके मुश्किल वक़्त में उनका साथ दिया था। अब मोमिना को वापस लाने का फ़ैसला अब्बा को खुदगर्ज़ी लगता। सो वो उन्हीं के पास रही। एक ही शहर में होने का फ़ायदा ये था कि वो घर आती-जाती रहती थी। खालाजान उसमें और अपनी सगी औलाद में कोई फ़र्क नहीं समझा था। उसे अपने बच्चों की तरह पढ़ाया, अगरचे सलमान भाई और नईमा भाभी उनकी इस खुदातरसी पर नाक भौं चढ़ाया करते थे। एक तरह से उन्हें उसका वजूद गनीमत लगता था कि माँ-बाप की तरफ से बेफ़िक्री थी, लेकिन माँ-बाप की तरफ से उस पर की गई बेजा इनायत उन्हें खलती थी। सफ़ीना आपा अलबत्ता अच्छी थीं, खाला और खालू का अक्स, वो उससे बहुत प्यार करतीं, एहसानमंद होतीं कि वो उनके माँ-बाप को बुढ़ापे में सँभाल रही है। उन्हीं खुद व बेग़र्ज़ रिश्तों में पेंडुलम की तरह झूलती वो ज़िंदगी गुज़ार रही थी। और आज आ गए थे साधुन साहब, जो न जाने कौन थे, लेकिन साथ बड़ा-सा सफ़री बैग और ब्रीफ़केस था, जो उनके तवील क़याम की निशानदेही कर रहा था। मोमिना का दिल घबरा गया। सलमान भाई, जिनके बच्चे भी अब बड़े हो रहे थे, उससे लाग़ैरत बरतते लेकिन थे तो उसके मामू, अगरचे उसने शुरू से उन्हें भाई ही कहा था, लेकिन अब ये साधुन साहब खाना गरम करते हुए वो उन्हीं सोचों में गुम रही। खालाजान खाना ड्राइंग रूम में ही लाने का कहने आई थी। खाला कौन है ये? उसने पूछा था। अरे तुमने नहीं पहचाना? वो जाते-जाते रुक गई। मोमिना शर्मिंदा हो गई, जैसे साधुन को पहचानना भी उसके फ़राइज़ में शामिल हो। सादी है सफ़ीना का देवर, जो पहले अमेरिका में था। उन्होंने तफ़सीली तारुफ़ करवाया तो उसके ज़हन की गिरह भी खुल गई। सादी का नाम इस घर में नया नहीं था। हामिद भाई का तीसरे नंबर का भाई, जो बग़र्ज़ तालीम अमेरिका में मुक़ीम था। सफ़ीना आपा उसका ज़िक्र अक्सर करती रहती थीं। वैसे भी सफ़ीना आपा के ससुर और खालूजान सगे भाई थे। इस हवाले से भी सबका ज़िक्र होता रहता था। शायद इसलिए उसका अंदाज़ शनासा लग रहा था, लेकिन सादी से सादुन तक की शनाख्त करने में उसका ज़हन नाकाम रहा था। खाना गरम करके ट्रे में रखे वो ड्राइंग रूम में चली आई। ये मोमना है, सीधी-सादी खाला को अक्सर उसकी तफ़सीली तारुफ़ के लिए अल्फ़ाज़ नहीं मिलते थे, और वो अपने इस अधूरे तारुफ़ से लोगों के ज़हनों में पैदा शुदा सवालात उनके चेहरों से ही पढ़ लिया करती थी। इस दम उसे बहुत कुफ़्फ़त होती थी, जब सामने वाला उसे जाँचनी नज़रों से देखकर उसके मुताल्लिक़ कोई राय कायम करने की कोशिश किया करता। लेकिन साधुन ने ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। जी, मैं जानता हूँ, और वैसे अभी गेट पर भी मुलाकात हुई थी इनसे। कैसी हैं आप? खालाजान को जवाब देते हुए वो उससे मुख़ातिब हुआ था। हल्का-फुल्का सा खुशगवार लहज़ा था, ना कोई जाँचती नज़र, ना परखती निगाह। आमिदुन भाई के भाई को ऐसा ही होना चाहिए था। उसने भी गर्दन हिलाकर जवाब दे दिया। मोमना बेटा, शादी के लिए कमरा सेट कर दो। खालाजान ने कहा तो वो बाहर आ गई। खालाजान, खालू और उसके अपने कमरे के अलावा भी 3-4 कमरे बिल्कुल तैयार रहते थे, जो इस वक़्त सलमान भाई और उनकी फ़ैमिली के ज़ेरे इस्तेमाल थे। क़दीम तर्ज़ का बना हुआ ये घर बहुत वसी था, इतना वसी कि आम दिनों में तो मोमना को खौफ़-सा महसूस होता था। खालाजान के कमरे के बिल्कुल बराबर दाएँ जानिब उसका अपना कमरा था, जबकि बाएँ जानिब वाला छोटा-सा कमरा ही फ़िलवक़्त उसे सादुन के लिए मुनासिब लगा। ये सिंगल बेड वाला छोटा-सा कमरा था, जिसे खालूजान स्टडी के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इसमें मौजूद दीवार-गिर अलमारी उनकी हम किस्म की किताबों से भरी हुई थी। एक कोने में राइटिंग टेबल कभी-कभार खालूजान और ज़्यादातर उसके अपने इस्तेमाल में रहती थी। बेड के करीब ईज़ी चेयर धरी थी। शाह-बलूत की लकड़ी के ये ईज़ी चेयर भी उस कदीम घर की तरह, या फिर शायद इस घर के कदीम मकीनों की तरह कदीम थी। सोचो कि उधेड़-बुन से निकलते हुए उसने कमरे पर एक तनकीदी नज़र डाली। कमरा बाकी सारे घर की तरह था, चमकता, लश्कारे मारता। नईमा भाभी की तनकीदी नज़रों से बचने के लिए वो उन लोगों की आमद से पेशतर पूरे घर की तफ़सीली सफ़ाई कर लिया करती थी। खालाजान अगरचे रोकती रह जाती, सारा घर तो साफ़ है, तुम्हें कौन से कोने-खदरों में मिट्टी दिखाई दे रही है? वो सही ही कहती थी, लेकिन इस मामले में मोमना की तसल्ली उस वक़्त तक नहीं होती थी जब तक सारा घर झाड़ कर, धोकर पूरे घर के पर्दे, बेड कवर, सोफ़ों और कुशन्स के कवर बदल डालती। इस वक़्त भी उसने एहतियातन बेडशीट बदली, राइटिंग टेबल पर धरी किताबों की तरतीब दुरुस्त की, किताबों और फर्नीचर से नादीद घर झाड़ कर स्टोर रूम में से लिहाफ लाकर बेड पर सलीके से रखा। स्लीपर्स की जोड़ी बेड के पास रखी, फिर किचन का रुख किया। शीशे के नफीस से जग में पानी डालकर गिलास समेत ढाँप कर साइड टेबल पर रखाई। क्या खबर उन्हें भी सलमान भाई और नईमा भाभी की तरह मिनरल वाटर ही सूट करता हो। कुछ सोचकर उसने फ्रिज से मिनरल वाटर की एक सीलबंद बोतल भी निकाल ली। सलमान भाई की नाजुक मिजाज फैमिली की मेज़बानी करते-करते अब वो इन छोटी-मोटी एहतियातों की आदी हो गई थी। और फिर उसकी कोशिश थी कि सादुन के कमरे में जाने के बाद उसे किसी भी काम से वहाँ का रुख ना करना पड़े। इन छोटे-मोटे कामों से फ़रागत के बाद वो ड्राइंग रूम में चली आई। वो खाना खा चुका था, अब खालूजान से बातें करने में मशगूल था। कमरा सेट होने की इत्तला देकर वो बर्तन समेटकर किचन में चली आई। रात अच्छी खासी हो गई थी, आज काफ़ी मसरूफ़ दिन गुज़रा था। उसे अच्छी खासी थकावट हो रही थी। जल्द अज़ जल्द बर्तन धोकर उसने सिंक धोया, शेल्फ़ साफ़ करके वो निकलने को थी कि सादुन वहाँ आया। आप अभी तक यहीं हैं? वो दरवाज़े में ही ठिठक गया। जी, उसने सवालिया नज़रों से देखा। वो एक्चुअली मैं चाय बनाने आया था। अजनबी जगह पर मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आती। सोचा चाय की अय्याशी ही कर ली जाए। आप चलिए, मैं बना कर ले आती हूँ। वो यही कह सकती थी। नहीं, काफ़ी रात हो गई। आप मुझे मतलूबा सामान निकाल दें, चाय मैं खुद बना लूँगा। मैं आदी हूँ इन कामों का। वो हल्के-फुल्के अंदाज़ में कह रहा था।
इतना लिहाज़ बाकी था उसमें और चाय बनाना कौन-सा मुश्किल काम था। अकड़ती कमर को कतई नज़रअंदाज़ करके उसने जल्दी से चाय बनाई। वो कुर्सी घसीट कर वहीं बैठ गया था। चाय उसके सामने रखकर उसके रुकने का जवाज़ नहीं था। कमरे में आकर उसे सिर्फ़ इतना याद था कि वो बिस्तर पर लेटी थी, कब आँख लगी ये उसे मालूम नहीं था। जब जिस्म थकन से चूर हो तो ऐसा ही होता है। सारा दिन एक टाँग पर गुज़रता था। सलमान भाई, नईमा भाभी और उनके बच्चों की फ़रमाइशी फ़हरिस्त काफ़ी तवील होती थी। उसे पूरा करते-करते उसका जोड़-जोड़ दुख जाता था। चलो इतना सब कुछ करने के बाद भी वो लोग अगर खुश हो जाते तो वो भी अपनी थकन को खातिर में ना लाती, लेकिन नईमा भाभी के चेहरे के ज़ाविये और पेशानी की त्योरियाँ उसे मज़ीद थका डालती। दिल चाहता वो वापस चली जाए अपने घर, जहाँ उसे अपने वजूद पर शर्मिंदा ना होना पड़े। फिर खाला जान और खालू के चेहरे उसके सामने आ जाते, बस यहीं वो खुद को मजबूर पाती थी। रात को बेशक वो बहुत देर से सोई थी, लेकिन सुबह अपने मामूल के मुताबिक उठ गई। नमाज़ और कुरान पाक पढ़कर उसने चाय बनाई। खालू जान और खाला दोनों सुबह नमाज़ पढ़कर चाय पीते थे। घर के बाकी मकीन अगरचे सो रहे थे, लेकिन उसके दिन का आगाज़ हो चुका था। ये अच्छा ही था कि वो बाकी लोगों के उठने से पहले ही ज़रूरी काम निपटा लेती थी, क्योंकि बाद में खूब अफ़रा-तफ़री मचती थी। हर शख़्स की अलग फ़रमाइश होती, जिसको पूरा करने में ताख़ीर ख़ारिज-अज़-इम्कान था। इस वक़्त भी उसने आटा गूँधा, ऑमलेट के लिए सामान तैयार किया। ऑमलेट भी 2-3 तरह का बनता था। सलमान भाई ने रात को ही शाही टुकड़ों की फ़रमाइश कर दी थी। उनके शाही टुकड़ों से हमज़ा को न जाने कैसे आलू भरे पराठे याद आ गए थे। हालाँकि शाही टुकड़ों से आलू भरे पराठों का याद आना कुछ अजीब-सा ही था। बहरहाल चूँकि अब उसे याद आ ही गए थे, तो बनने भी लाज़मी थे। आलू उबाल कर भरता बनाया, शाही टुकड़े तैयार करके फ्रिज में रखे तो सुकून का साँस आया। शुक्र है अभी तक कोई नहीं उठा था। अब वो किचन की तरफ से फ़ारिग थी, क्योंकि हर शख़्स का नाश्ता उसके उठने पर ही बनाया जाता था। अगरचे ये मरहला भी तवील तर था, लेकिन फ़िलवक़्त उसके पास कुछ फ़राग़त थी। वो बाहर सैन में निकल आई। बड़ा-सा सुर्ख़ ईंटों वाला तवीलो-आदी सैन सामने था, जहाँ कल सारा दिन खूब क्रिकेट खेली गई थी। नतीजतन सहन इतना साफ़ नहीं था जितना कि होता था। कुछ सोचकर उसने पाइप उठा लिया। बमुश्किल 15 मिनट लगेंगे। उसने नल पूरा खोल कर पायचे चढ़ा लिए। सर्दी की शिद्दत ने उससे इस फ़ैसले से बाज़ रखने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस ठिठुरा देने वाली सर्दी से कतई बेनियाज़ अपना काम किए गई। और वाक़ई चिकनी ईंटों वाले इस सहन का नक्कास इतना अच्छा था कि वो बहुत जल्दी इस काम से फ़ारिग हो गई। सर्दी की शिद्दत से उसे अलबत्ता अपने हाथ और पाँव सुन्न होते महसूस हो रहे थे। सहन के इतराफ़ में बनी क्यारियों में मौजूद सरसब्ज़ पौधे भी धुल कर निखर गए थे। वो इत्मीनान भरी नज़र इन धुले-धुलाए बल्कि निखराए पौधों पर डालती, पाइप लपेट कर पलटी तो चौंक गई। साधुन बरामदे में खड़ा कदरे हैरत से उसकी इस कारगुज़ारी को देख रहा था। उसने सटपटा कर पायचे नीचे किया और दुपट्टा कुछ और फैला लिया। "आपको सर्दी नहीं लगती?" साधुन के लहजे में हैरत थी। उसने बेसाख्ता नफ़ी में गर्दन हिला दी। अगरचे छोटी-सी गुलाबी नाक, जो इस वक़्त सर्दी से सुर्ख़ हो चली थी, उसके दावे की तरदीद कर रही थी। "फिर भी आपको ख़्याल करना चाहिए। अगर ये सब कुछ करना ही था तो धूप निकलने का इंतज़ार ही कर लेती। आप नाश्ता करेंगे?" अपने ऊपर से उसकी तवज्जो हटाने की वो यही पूछ सकी। अब उसे अपनी मसरूफ़ रूटीन कैसे बताती? हाँ, लेकिन सलमान भाई उठ जाएँ तो इकट्ठा ही कर लेंगे। वो सर हिलाती खाला जान के कमरे में चली आई कि उनके बिस्तर में घुसकर हाथ-पाँव गरम कर ले। थोड़ी ही देर में सादुन भी वहीं आ गया। "अरे! तुम उठ गए?" खालू जान को उसे देखकर हैरानी हुई। "बिल्कुल उठ गया। आखिर आपका भतीजा हूँ, आपकी तरह सैर-ख़ेज़, और अब तो दिन निकले काफ़ी देर हो चुकी है।" वो मुस्कुराया। "चाय पियोगे?" खाला ने उससे पूछा। "नहीं, मूड नहीं या तकल्लुफ़ कर रहे हो?" "अरे! मेरे भतीजे होकर चाय से इनकार, यार यकीन नहीं आता।" खालू ने कहा तो वो हँस दिया। उसकी हँसी में ना इकरार था, ना इनकार, बस सादा-सी हँसी थी। मोमिना खड़ी हो गई। "मैं लाती हूँ।" चाय तो थर्मस में बनी हुई थी। उसने जार में से बिस्कुट भी निकाल लिए, ट्रे उठाए। वो कमरे में दाखिल होने को थी जब नईमा भाभी आँखें मसलती हुई कमरे से निकलीं। रात को किचन की दोनों लाइट्स ऑन थीं। मोमिना की शक्ल देखते ही याद आया था, "मैं रात को पानी लेने आई थी, फिर मैंने बंद की। कुछ ख़याल किया करो, मैं भी कहूँ बिजली का बिल क्यों इतना ज़्यादा आता है, जबकि घर में सिर्फ़ 3 अफ़राद हैं।" नईमा भाभी शुरू हो गई थी। वो ख़फ़ीफ़ हो गई, ये सोचकर कि सारी आवाज़ें अंदर जा रही होंगी। नईमा भाभी को नंबर बनाने का शौक था। दूसरों की मामूली सी गलती भी उनकी नज़रों से कैसे बच पाती। हालाँकि गलती मोमिना की थी भी नहीं। वो सादुन को चाय देकर चली गई थी, और सादुन भला क्या लाइट्स ऑफ़ करता। इस वक़्त उन्होंने आवाज़ का वॉल्यूम भी जानबूझकर बुलंद रखा था कि खाला जान को सुनाना मकसूद था, जिन्होंने कल मोमिना की ज़िम्मेदार तबीयत की खूब ही तारीफ़ की थी। भाभी की कज़िन के सामने, जो कल भाभी से मिलने आई थी। भाभी ग़ालिबन अपनी सास के मुँह से अपने लिए तौसीफ़ी कलमात सुनना चाह रही थी, लेकिन वो मोमिना का ही ज़िक्र किए गई। नईमा भाभी को इस वक़्त से ही गुस्सा आ रहा था, लिहाज़ा अब इस मामूली सी बात पर उनके इतने नागवार लहजे का सबब यही बात थी। वो ख़फ़त-ज़दा चेहरे के साथ कमरे में आ गई। कमरे में मौजूद तीनों नफूस भी नईमा भाभी की बात सुन चुके थे। नईमा भाभी भी ख़िलाफ़े तवक्को वहीं चली आईं। शायद बिजली के बढ़े हुए बिलों की तपिश नज़र बचत के चंद सुनहरी उसूल पेश करना चाह रही होंगी, लेकिन कमरे में कदम रखते ही ठिठक गई। साधुन को उन्होंने भी नहीं पहचाना था, लेकिन तारुफ़ करवाने पर उन्हें अपने फ़र्स्ट इंप्रेशन की फ़िक्र हुई और अपनी जल्दबाज़ी पर गुस्सा आया। बहरहाल खैर मक़दमी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो वहीं बैठ गईं। मोमिना ख़ामोशी से मंज़र से हट गई। साधुन ने उसका ख़फ़त से सुर्ख़ पड़ता चेहरा देख लिया था। उसे भी याद आ गया कि ये गलती अनजाने में उससे सरज़द हुई थी, लेकिन खाते में मोमिना लिख दी गई। पहली बार उसने ज़रा गौर से मोमिना को देखा, न सिर्फ़ उस वक़्त बल्कि बाद में भी सारा दिन फुर्ती से काम करते हुए, लेकिन चेहरे पर संजीदगी की गहरी छाप लिए। 10 बजे अहले खाना के सोकर उठने के बाद नाश्ते का दौर शुरू हुआ तो 12 बज गए। नाश्ते के फ़ौरन बाद दोपहर के खाने की तैयारी। दरमियान में लातादाद
बाहर चाय-कॉफ़ी के दौर चले, उसने नहीं देखा कि वो कहीं आराम से टिक कर बैठी हो। सलमान भाई का मूड आज बहुत खुशगवार था, सादुन उनका फर्स्ट कज़िन था और वो और सादुन नाश्ते के बाद मिलकर बैठे तो कितना ही टाइम गुज़र गया बातें करते। बच्चों को उनकी बातों से दिलचस्पी नहीं थी, वो बाहर निकल गए क्रिकेट खेलने। खालू जान भी आज चहक रहे थे। मोमिना ने नोट किया था कि इतना खुश तो वो सलमान भाई के आने पर भी नहीं होते, जितना खुश सादुन को देखकर हो रहे थे, शायद इसलिए कि सलमान भाई की आमद अक्सर व बेशतर किसी न किसी गरज से होती थी। खालू साहिब जायदाद थे और सलमान भाई ये जायदाद हाथ से खोना नहीं चाहते थे, इसीलिए साल 6 माह बाद हाज़िरी लगवा दिया करते थे। रस्मी तौर पर खाला और खालू जान को हर बार अपने साथ लाहौर चलने की ऑफ़र भी कर देते थे। सलमान भाई को देखते हुए मोमिना अक्सर सोचा करती कि खालू जान जैसे सादा और बेग़रज़ शख़्स के यहाँ सलमान भाई जैसा कैलकुलेटेड और ज़माने को देखकर चलने वाला शख़्स कहाँ से आ गया? शायद सलमान भाई शुरू से ऐसे नहीं थे। नईमा भाभी के साथ ने आहिस्ता-आहिस्ता उन पर अपना रंग चढ़ाना शुरू कर दिया और अब तो वो दुनिया को देखते ही ग़ालिबन नईमा भाभी की आँखों से थे। ये मोमिना की अपनी राय थी, उसका अपना फ़लसफ़ा जिससे किसी दूसरे का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं था। "कहाँ गुम हैं आप?" किसी ने आँखों के आगे हाथ लहराया। वो इतने ज़ोर से चौंकी तो एक लम्हे को तो सादुन भी शर्मिंदा हो गया। "आई एम सॉरी, मैं यहाँ से गुज़र रहा था, आपको मोमी मुजस्समे की तरह यहाँ इस्तादा देखकर सोचा आपको क ज्ञान-ध्यान की दुनिया से वापस ले आऊँ। बाय द वे, दुनिया में होते हुए दुनिया से गाफ़िल रहने की आदत आपने सफ़ीना भाभी से मुस्तार ली है या उन्होंने आपसे?" उसका शगुफ्ता लहज़ा शरारत लिए हुए था। मोमिना को भी सफ़ीना आपा याद आ गई। खालू जान भी यही कहते थे कि सफ़ीना और मोमिना में बहुत सी आदत मुश्तरक है। उसके होठों की तराश में एक लम्हे के लिए मुस्कुराहट चमकी थी। चलो यार निकलते हैं फिर। सलमान भाई रिस्ट-वॉच बाँधते कमरे से बाहर आए थे। "हाँ, चलते हैं।" सादुन भी उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। "मोमिना, मेरा सेल फ़ोन लाना।" अंदर से सलमान भाई को एकदम याद आया, लेकिन मोमिना की हरकत में आने से पहले ही नईमा भाभी कमरे से निकली थीं। उनका मोबाइल उठाए, "ये लें।" उन्होंने मोमिना को कदरे हैरत से वहाँ खड़ा देखकर मोबाइल सलमान की तरफ बढ़ाया। सर्विस लाजवाब है, साधु ने उन्हें छेड़ा। सलमान भाई कहकहा लगाकर हँस दिए। नईमा भाभी इतने पुरसोच अंदाज में उन लोगों को देख रही थी कि बस रस्मन ही मुस्कुरा सकी। मोमिना खामोशी से अंदर चली गई थी। उसे नईमा भाभी की सोचती-खोजती नज़रों की आदत हो गई थी। वो पता नहीं क्यों उसकी ज़ात की तरफ से इतने तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार रहती थी। पता नहीं कब जाएँगे सलमान भाई। किचन में भाभी की पसंद का चिकन पुलाव बनाते हुए उसने सोचा था। फिर अगले ही लम्हे खुद ही शर्मिंदा भी हो गई। ये घर था सलमान भाई का, चाहे उनका क़याम जितने दिन पर मुहीत हो जाए। क्या मैं काम की ज़्यादती से घबरा रही हूँ? उसने खुद से सवाल किया था, मगर जवाब नफ़ी में मिला। जब से पढ़ाई का सिलसिला ख़त्म हुआ था, फ़राग़त ही फ़राग़त थी। 3 अफ़राद का काम ही कितना होता था। सारा दिन वो काम से काम निकाल कर खुद को मसरूफ़ रखती थी, मगर वो ऐसी ही तन्हाइयों की आदी थी। उसे इस घर में फैले सन्नाटे और ख़ामोशी से उनसियत सी हो गई थी। फिर भी तबीयत पर कभी-कभार उदासी छा जाती तो खाला जान खुद ही ख़याल करके उसे उसके घर भेज देती, मगर अब वो खुद को वहाँ भी मिसफ़िर तस्वुर करती थी। बहन-भाई अगरचे उससे बहुत प्यार करते थे, मगर उन सब का आपस में बेतकल्लुफ़ी पर मबनी रिश्ता, हँसी-मज़ाक, गिले-शिकवे, लड़ाई-झगड़े, उसे लगता था कि अब इस घर में उसका वजूद बिल्कुल गैर ज़रूरी है। चंद ही दिन रहकर वो वापस आ जाती कि खाला-खालू अकेले होंगे। ये ख़्याल उसे मज़ीद रुकने ना देता। जिस तरह चुपचाप वो जाती थी, उसी तरह ख़ामोशी से वापस पलट आती। कभी-कभी उसे लगता था कि अम्मा-अब्बा ने उसके साथ बहुत ज़्यादती की है। हालाँकि उसके घरवालों के ख़्याल में वो उन सब में सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत थी। "तुम कितनी लकी हो आपी, ईमान से मेरा दिल करता है तुम्हारी जगह मैं ख़ाला के यहाँ रह रही होती।" उससे छोटी ज़ारा उसके वहाँ क़याम के दौरान कोई 10 दफ़ा ये बात करती, "हमारा घर तो लगता है जुमा बाज़ार, कितना शोर, कितना हंगामा और वहाँ इतना ही सुकून। क्या मज़े की ज़िंदगी है, बिल्कुल अफ़सानवी। है ना आपी?" वो ज़ारा की बात के जवाब में ना तरदीद करती, ना तस्दीक, बस मुस्कुरा देती। "कितनी अच्छी स्कूलिंग हुई है ना तुम्हारी आपी। उस रोज़ तुम टीपू को इंग्लिश पढ़ा रही थी और मैं सुन-सुन कर हैरान हो रही थी कि तुम्हारा इंग्लिश का लहज़ा हम सब से कितना मुख्तलिफ़ है। हम पढ़े सरकारी स्कूल में और तुम शहर के बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में। क्या फर-फर इंग्लिश अखबार पढ़ती हो तुम। तुम्हारी देखा-देखी मैंने भी इतवार को इंग्लिश अखबार मँगवाया था। 1 हफ़्ता लगा था पूरा अखबार पढ़ने में, वो भी डिक्शनरी की मदद से।" ज़ारा के कहने पर वो दोबारा मुस्कुरा दी। अभी तो ज़ारा ने उसे खालू जान की सरी में मौजूद ज़ख़ीम अंग्रेज़ी नॉवेलों में गर्क हुए ना देखा था। लेकिन आप ही बुरा मत मानना, तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता तुम इतनी पढ़ी-लिखी हो। कितनी पढ़ी-लिखी ज़ारा? आजकल ग्रेजुएट को कौन पढ़ा-लिखा कहता है? वो होले से हँसी। भाई मेरा मतलब है जिस तरह की लड़कियों के साथ तुमने पढ़ा है, उनकी हल्की-सी छाप भी तुम्हारी शख्सियत पर नहीं लगी। तुम तो वही लगती हो 1960 का मॉडल। ज़ारा बड़ी बहन है तेरी, अम्मा अगर गुफ्तगू सुन रही होती तो उसे ज़रूर टोक देती। कहने दे अम्मा सही तो कह रही है, वो मुस्कुराते हुए उसकी साइड लेती। ज़ारा आपी हम खेल रहे हैं, जल्दी से आ जाएँ। बाहर से टीपू आवाज़ देकर ज़ारा को बुला लेता और ज़रा देर में ज़ारा खुद इस हंगामे का सरगर्म रकन बन चुकी होती, जिससे बचने को वो खाला के घर की आरज़ू करती थी। और अब कितने दिन हो गए थे घर गए हुए? शायद 2 माह या फिर उससे भी ज़्यादा, उसने अंदाज़ा लगाना चाहा। तुम अपने आप को हलकान क्यों करती हो बेटा? नईमा को तो सिर्फ़ ज़बान हिलाना आती है, दिखावे को भी हाथ नहीं बटाती। फ़रमाइशें एक से बढ़कर एक। मैं भेजती हूँ उसे किचन में। खाला जान किचन में आई तो उसे अकेला काम में जुटा देखकर उन्हें इकलौती बहू पर ठीक-ठाक गुस्सा आ गया। "अरे नहीं खाला जान, सब काम हो गया है, पुलाव को दम पर लगा दिया है, रायता सलाद भी बना चुकी हूँ, ट्राइफ़ल तो सुबह ही बनाकर फ्रिज में रख दिया था। आप सलमान भाई और बच्चों को बुलाएँ, मैं मेज़ लगाती हूँ।" सलमान बच्चों को लेकर मार्केट तक गया है
और मेज़ नगमा खुद लगा लेगी, तुम निकलो किचन से। खालाजान उसे खफगी से कहते हुए किचन से निकली थी। वो गर्दन झटक कर मुस्कुरा दी, वॉल क्लॉक पर नज़र डालते हुए दम का टाइम नोट किया, फिर चूल्हे की आँच मज़ीद धीमी करते हुए खुद भी बाहर निकल गई। हॉल कमरे से सादुन की आवाज़ आ रही थी, जाने किससे बातें कर रहा था। अच्छा देखता हूँ, ज़रा देर पहले तो किचन में थी। सच तो ये है कि वो इतनी मसरूफ़ रहती है कि उनसे बात करने से पहले बाकायदा टाइम लेने को दिल करता है। सादुन हँसते हुए किसी से मुखातिब था। 1 मिनट रुकिए मोमिना प्लीज़। वो हॉल कमरे से गुज़र रही थी कि सादुन की नज़रें उस पर जा पड़ी। वो ठिठक कर रुक गई। ये लीजिए खुद ही आ गई हैं। वो हँसते हुए कह रहा था। मोमना ने अचंभे से इन फ़िक्रों का मफ़हूम समझना चाहा। ज़रा देर पहले तो किचन में वही थी, मगर सादुन ये इत्तला किसको दे रहा था और किस अंदाज़ में? भाभी हैं, आपसे बात करना चाह रही हैं। मोबाइल कान से हटाकर सादुन ने उसकी तरफ बढ़ाया। सफ़ीना आपा, उसने खुशगवार हैरत में घिर कर मोबाइल उसके हाथ से ले लिया। कितने दिनों से बात नहीं हो पाई थी उनसे। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? उसने धीमे लहजे में बात शुरू की। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो गुड़िया? सफ़ीना आपा का लहजा हमेशा की तरह मोहब्बतों से चूर था। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक। वो तो मुझे पता है कि कितनी ठीक-ठाक हो तुम। सारा-सारा दिन किचन में ही गुज़ार रही हो ना आजकल। सफ़ीना आपा को पता था कि सलमान भाई की आमद के बाद उसकी रूटीन क्या होती थी। इसीलिए जताते हुए पूछा, नहीं आपा ऐसी तो कोई बात नहीं। वो धीमे लहजे में यही कह सकी। सफ़ीना आपा की आदत थी कि वो बात बहुत तफ़सील से करती थी और अब यूँ साधुन के सामने उनसे बेतकल्लुफ़ी से बातें करना उसे कुछ उलझन सी हो रही थी। मोबाइल भी साधुन का ही था, यूँ बाहर जाकर बात करना भी कुछ अच्छा ना लगता। लेकिन सफ़ीना आपा की मज़ेदार बातों में महो होकर वो सब कुछ भूल गई, यहाँ तक कि पास बैठे साधुन को भी। उनकी किसी बात पर बेसाख्तगी से हँसते हुए उसकी नज़र साधुन से टकराई थी, जो नहायत दिलचस्पी से उसे देख रहा था। वो झेप गई। आपा अब बस भी करें, हामदून भाई का कितना खर्च करवाएँगी? 15 मिनट हो गए हैं बात करते हुए। उसने खुशगवार लहजे में उन्हें वक़्त का एहसास दिलाना चाहा। फ़ोन मैंने थोड़े ही किया है, शादी की कॉल आई थी, जभी तो इतने मज़े से बात कर रही हूँ। उन्होंने इंकिशाफ़ किया तो वो सटपटा गई। आप भी आपा हद करती हैं। अच्छा अब अल्लाह हाफ़िज़। उसने फ़ौरन से पेशतर गुफ्तगू का सिलसिला ख़त्म करना चाहा। आप हँसती रहा करें, हँसती हुई अच्छी लगती हैं। वो मोबाइल साधुन को थमा कर पलट रही थी जब साधुन ने उसे मुखातिब किया था। एक लम्हे को रुक कर उसने साधुन का चेहरा जाँचा था, लेकिन उसका अंदाज़ हमेशा की तरह सादा ही था। अपना फ़िक्रा मुकम्मल करने के बाद वो हाथ में थामे मैगज़ीन की तरफ मुतवज्जा हो गया था। वो भी सर झटकते हुए वहाँ से चली आई। आज हम सैर के लिए चल रहे हैं, साधुन ने खाने की मेज़ पर ऐलान किया था। कहाँ? बच्चे पुरजोश हो गए। कहीं भी, बस सब लोग तैयार हो जाएँ। साधुन ने अल्टीमेटम दिया। चचा जान, आप और चची भी साथ चलेंगे। उसने हतमी अंदाज़ में उन्हें मुखातिब किया। अरे बेटा, हमारी हड्डियों में इतना दम कहाँ, इस उम्र में ये सैरें वग़ैरह उल्टा गले पड़ जाती हैं। कई रोज़ तक जिस्म एहतिजाज करता है। खालू जान हँसे थे। हमने पैदल तो नहीं जाना, बस आप तैयारी करें। देखें तो मौसम कितना खुशगवार है। आप बिल्कुल भी नहीं थकेंगे। आज़माइश शर्त है। उसने ढेरों दलीलों के साथ उन्हें राज़ी कर ही लिया। सभी पुरजोश हो गए थे, सो जैसे तैसे खाना खाया और तैयार होने चल दिए। सिर्फ़ वही थी जो बड़े इत्मीनान से बर्तन समेटकर मेज़ साफ़ करके किचन में जा पहुँची। जितनी देर में ये लोग निकलेंगे, मैं बर्तन धोकर किचन की सफ़ाई कर लूँगी और उनके जाने के बाद मशीन लगा लूँगी। काफ़ी कपड़े इकट्ठा हो रहे हैं, घर में कोई नहीं होगा तो सहूलियत से काम हो जाएगा। वो इत्मीनान से बर्तन धोने लगी और हकीकत भी यही थी। अपना काम छोड़कर छोटे-मोटे कामों के लिए उसे इतनी भाग-दौड़ करना पड़ती कि वो 2 घंटों का काम 4 घंटे ले लेता था। क्या कर रही हैं आप? वो अपने ख़्याल में थी जब साधुन की हैरतज़दा आवाज़ उसके अक़्ब से उभरी। वो बुरी तरह चौंकी थी, कप उसके हाथ से गिरते-गिरते बचा। बर्तन धो रही हूँ, उसने नासमझी के अंदाज़ में उसे देखा। वो तो मुझे भी नज़र आ रहा है, लेकिन क्यों धो रही हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि तैयार क्यों नहीं हो रही? देर हो रही है। मैंने तैयार नहीं होना, माना कि मोहतरमा आप शादी में भी बहुत हसीन लगती हैं, लेकिन कहीं जाने से पहले कपड़े बदल कर बालों में कंघी कर ली जाए तो कोई ख़ास हर्ज भी नहीं। उसका अंदाज़ तंज़िया हरगिज़ नहीं था, लेकिन उसका चेहरा ख़फ़त से सुर्ख़ पड़ गया। मेरा मतलब था कि मैं कहीं नहीं जा रही, उसने बमुश्किल वज़ाहत दी। वजह पूछ सकता हूँ? सब चले जाएँगे तो घर पर कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा, और ये मैं सिर्फ़ अपनी तरफ से नहीं कह रहा, चच्ची जान ने भी कहलवाया है। जल्दी से तैयार हो जाएँ। वो हतमी अंदाज़ में कहता वहाँ से निकल आया। वो भी बर्तनों के ढेर पर नज़र डालती गहरा साँस लेकर बाहर चली आई। तैयार तो उसने क्या होना था, कपड़े बदल कर बालों में ब्रश किया और गरम शाल सलीके से ओढ़कर बाहर आ गई। सभी तैयार थे। सलमान भाई की गाड़ी में उनकी फ़ैमिली थी, जबकि खालू जान की गाड़ी, जिसकी किस्मत कभी-कभार ही जागती थी, वो साधुन ड्राइव कर रहा था। सारे रास्ते वो ढेरों बातें करता गया, अपने अमेरिका में क़याम से लेकर सफ़ीना आपा की कॉलिंग शानदार तजुर्बात की। खाला और खालू के साथ-साथ वो भी भरपूर दिलचस्पी के साथ सुन रही थी। चची, ये जो मुअज़्ज़िज़ खातून आपके साथ बैठी हैं, बोलती नहीं? गाड़ी पार करते हुए अचानक साधु ने शरारती लहजे में पूछा था। बोलती हूँ, अगर मौका मिले तो। वो खिलाफ़े तवक्को बड़े आराम से चुट कर गई। जवाब में खालूजान के साथ-साथ साधु का कहकहा भी पुरज़ोर था। दूसरी गाड़ी से उतरती नईमा भाभी तक भी उस कहकहे की बाज़गश पहुँची थी, जभी उन्होंने गौर से उन चारों को देखा जो गाड़ी से निकलकर मुस्कुराते चेहरों के साथ उनकी तरफ बढ़ रहे थे।
उनकी आँखों में तैरती उलझन ने मोमिना को भी उलझन में मुब्तला कर दिया। उनका क्या मसला है? वो काफ़ी देर तक यही सोचती रही। बाद का सारा वक़्त उसने कोशिश की कि वो खालाजान के करीब ही रहे। लेकिन क्या किया जाए, सादुन का जो वक़्तन-फ़वक़्तन उसे मुख़ातिब कर लेता था। वो हर किसी को खुश रखने वाला हसास और सादा मिज़ाज शख़्स था, लेकिन दूसरी तरफ मोमिना थी, जो पस-मंज़र में रहने की आदी थी और उसी में खुश रहती थी। लेकिन इस वक़्त वो खुद को अजीब-सी सूरत-ए-हाल में घिरा महसूस कर रही थी, जब सादुन की किसी बात के रद्द-ए-अमल में सभी की नज़रें उस पर फ़ोकस हो जाती थी। खालाजान उनको देखकर ये गुमान क्यों होता है कि मुग़लिया दौर की किसी शहज़ादी की रूह रास्ता भटक कर इनमें आ समाई हो। वो मुदब्बिर बना खालाजान से राय माँग रहा था। सादी भाई, रास्ता तो बदरूहें भटकती हैं और अपनी मोमी आपी तो इतनी खूबसूरत है, बदरू हरगिज़ भी नहीं हो सकती। सानी ने पुरज़ोर अंदाज़ में उसकी बात की तरदीद की। मोमिना सब बच्चों की फ़ेवरेट थी, उनकी फ़रमाइशें बिला तवक्कुफ़ जो पूरी कर दिया करती थी। हाँ, ये तो है। सादी ने भी झट तायीद में सर हिलाया। खालाजान मुस्कुराती हुई उनकी बातें सुन रही थी, जबकि वो जज़्बज़ हो रही थी। अपनी ज़ात को मौज़ू बहस बनाना उसे क़तई पसंद नहीं आ रहा था। सादुन को सलमान भाई ने अपने पास बुलाया तो उसने भी सुकून का साँस लिया, फिर वापसी तक अमन ही रहा। कल मैं लाहौर जा रहा हूँ। घर वापस आते ही सलमान भाई ने ऐलान किया। उन्हें वापस जाना ही था। इस दफ़ा तो उनका क़याम आम दिनों की निस्बत कुछ तवील ही हो गया था सादुन की वजह से। खालाजान उदास हो गईं। औलाद लाख़ुद गर्ज़ हो, लेकिन माँ-बाप के दिल से तो मोहब्बत ख़त्म नहीं हो सकती। ये भी कुदरत का कानून है। मोमिना के कंधे पर से बोझ हट रहा था, उसे पुरसुकून होना चाहिए था, लेकिन वो खालाजान की आँखों में मचलते आँसू देखकर बेचैन हो गई। उसे अम्मा याद आ गईं। उनकी सारी औलाद हँसती-खेलती खुशबाश उनके सामने थी, लेकिन मोमिना जब भी वहाँ जाती, अम्मा की तशनगी कुछ और बढ़ जाती। मेरे सारे बच्चों में सबसे ज़्यादा ख़ामोश यही क्यों है? इसके साथ हमने बड़ी ज़्यादती की। जब अल्लाह ने औलाद दी थी तो इनके हिस्से का रिज़्क भी देना था, फिर जल्दबाज़ी क्यों की? वो अपने जज़्बात का इज़हार कभी-कभार उसके सामने भी कर दिया करती। ऐसे में वो हत्तल इम्कान उन्हें मुतमईन करने की कोशिश करती। हँसती-मुस्कुराती सबसे बातें भी करती, लेकिन क्या किया जाए, ज़ारा ज़ोया की तरह बातूनी और हँसोड़ वो कभी ना बन सकी और शायद अम्मा उसे भी उन्हीं की तरह खुशबाश और बेफ़िक्र देखना चाहती थीं, इसीलिए बेचैन रहती थीं। ज़ारा ज़ोया तो ख़ैर छोटी थी, लेकिन सना जो उससे 1.5 साल बड़ी थी और जिसके पिछले साल ही शादी हुई थी, वो भी कुछ कम लाऊ वाली नहीं थी। देखने वाले उसे मोमना से छोटा ही बताते थे और ऐसे में अम्मा गहरी साँस भर कर रह जातीं। औलाद से दूरी सहने के लिए गुर्बत कोई लाज़मी शर्त नहीं। अम्मा ने गुर्बत के सबब उसकी जुदाई बर्दाश्त की, लेकिन खालाजान तो गरीब नहीं थीं। फिर भी वो अम्मा की तरह औलाद के मामले में मजबूर थीं। सफ़ीना आपा कॉलेज में भी पढ़ाती थीं और घर की भी सारी ज़िम्मेदारी उन्हीं के सर थी कि उनकी सास काफ़ी बीमार रहती थी और सलमान भाई को भी लाहौर रास आ गया था। बर्तन धोते-धोते वो अम्मा और खाला का मुआवज़ा किए गई। माय गुडनेस! आप थकती नहीं हैं? सादुन चाय बनाने किचन में आया, उसे सिंक के पास विराजमान देखकर ठिठक गया। मोमना ने उसे देखा ज़रूर, लेकिन जवाब नहीं दिया। बर्तन सुबह भी धुल सकते थे, लेकिन सफ़ीना भाभी सही कहती हैं आपके बारे में। वो तअस्सुफ़ से सर हिला रहा था। ये सफ़ीना आपा को क्या हो गया है? इतनी अहम हस्ती तो नहीं जो वो हर किसी से मेरी ज़ात के दीदा व नादीदा पहलुओं पर इज़हार ख़याल करने बैठ जाती। वो साधुन से तो कुछ न कह पाई, लेकिन मुसम्मम इरादा कर लिया था कि फ़ोन पर सफ़ीना आपा से ज़रूर बाज़-परस करेगी। एक बार फिर रूटीन के दिन शुरू हो गए थे। साधुन ने ऑफ़िस जॉइन कर लिया था। वो सुबह का निकला, शाम को लौटता। खालाजान, खालू और वो खुद तीनों एक बार फिर लगी-बधी रूटीन के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने लगे। उसके साथ एक अजीब बात हुई थी। उसे इस दायरे में ज़िंदगी गुज़ारते अब कभी-कभार अजीब-सी वहशत आ घेरती थी। दिल खुद ब खुद बेचैन हो जाता। मेरा ख़्याल है मैं बहुत दिनों से घर नहीं गई, इसलिए तबीयत पर जुमूद तारी हो रहा है। वो खुद से तावीलें गढ़ती। इस बात का ज़िक्र खालाजान से किया तो उन्होंने उसी शाम को सादुन से कहा कि वो उसे कुछ दिनों के लिए घर छोड़ आए। वैसे भी अपने आराम की खातिर दूसरे की बच्ची को बाँध कर रखने का क्या फ़ायदा, जब अपनी ही औलाद को एहसास नहीं। वो आज़रदा हो गई। सादुन फ़ौरन तैयार हो गया। मोमिना भी अपनी तबीयत के बोझलपन से ख़ाइफ़ थी। जब भी बिना कोई पसोपेश किए 2-4 जोड़े बैग में डालकर उसके साथ गाड़ी में आ बैठी। मुझे लगता है आप यहाँ खुश नहीं हैं। साधु ने गाड़ी बैक करते हुए ज़रा की ज़रा एक नज़र उसके चेहरे पर डाली। मोमिना ने चौंक कर उसे देखा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, वो यही कहना चाहती थी, लेकिन न जाने क्या हुआ जो खुद ब खुद ही आँसू एक तवातर से आँखों से निकल कर गालों को भिगोने लगे। वो इस पर एक नज़र डालकर रह गया। बोला कुछ नहीं, बस खामोशी से डैशबोर्ड से चंद टिश्यूज़ उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। काफ़ी देर तक बेआवाज़ आँसू बहाने के बाद दिल का गुबार कम हुआ तो बेपनाह शर्मिंदगी ने आन घेरा। क्या सोचते होंगे ये? वो बुरी तरह खजालत का शिकार हो रही थी। आपको मालूम है जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसे डिप्रेशन कहते हैं। काफ़ी देर तक खामोशी से ड्राइविंग करते रहने के बाद उसने मोमेना को मुखातिब किया। आपको तो उसकी भी खबर नहीं होगी कि आप डिप्रेस क्यों हुई थीं। वो क्या कहती, हथेलियों पर निगाहें जमाए खामोश बैठी रही। भरम खुल गया था और वो शर्मिंदा हो रही थी अपना अंदर उस पर अयां हो जाने पर। जज़्बात का इज़हार नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारने के लिए अज़हद ज़रूरी है। उसने कोई जवाब ना पाकर तमीज़ जारी रखी। अगर आप अपने जज़्बात पर बंद बाँधे रखेंगी तो आपके साथ वही होगा जो अभी कुछ देर पहले हुआ था। जज़्बात का इज़हार करना सीखिए।
गुस्सा आ रहा है तो आने दें, ये नॉर्मल इंसानों की निशानी है। अगर कोई बात नागवार लग रही है तो इज़हार कीजिए ताकि अंदर ही अंदर लावा पककर आपके लिए और मसाइल पैदा ना करे। लेकिन आपके साथ मसला ये है कि आप खुद को नॉर्मल इंसानों की फ़हरिस्त में समझती ही कब हैं? महज़ रोबोट बनी फिरती हैं। सादुन के लहज़े में तअस्सुफ़ था जिसे महसूस करके मोमना का सर कुछ और झुक गया। खुदतरसी का शिकार मत हुआ करें। किस चीज़ की कमी है आप में? खूबसूरत हैं, पढ़ी लिखी हैं, चचा जान आपके नाम की माला जपते हैं, चची आप पर फ़रेफ़्ता रहे आपके घर वाले तो यकीनन वो भी आपसे बेपनाह मोहब्बत करते होंगे। इतनी सारी मोहब्बतें पाकर भी आप अपने आप को खुशकिस्मत नहीं समझती। मेरे ख़्याल में यही आपकी बदकिस्मती है। वो एक माहिर नफ्सियात दान की तरह उसका तज़किया कर रहा था। मैं खुदतरसी का शिकार नहीं हूँ। बाकी सब बातें उसकी अगरचे ठीक थी लेकिन खुदतरसी के लफ्ज़ पर वो एहतजाज किए बिना न रह सकी। दैट्स फ़ाइन, होना भी नहीं चाहिए। उसने फ़ौरन इत्तेफ़ाक किया। ऐसे मेरे साथ हमेशा नहीं होता। बस मैं वो कुछ कहते-कहते रुक गई। ये कहने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। मेरे दिल पर कोई बोझ नहीं है। था तो सही हाँ, लेकिन अब नहीं है। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जज़्बात का इज़हार किस हद तक ज़रूरी है। अब देखें आँसुओं के रास्ते दिलो-दिमाग की सारी कसावटें धुल गई, तो कितना अच्छा लग रहा है। वो क्या तशबीह देते हैं? इस मौके पर साधु ने सोचने की कोशिश की। हाँ, जैसे बारिश के बाद आसमान लगता है साफ-शफ़ाफ, धुला-धुला सा। उसका अंदाज़ इतना हल्का-फुल्का सा था कि मोमना के लबों पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई। गुड, अब तो कौसो-कज़ा भी देखी जा सकती है। उसका अंदाज़ शरारती हुआ, वो झेप गई। मुस्कुराती आकरें अच्छी लगती हैं और अब प्लीज़ मुझे अपने घर का रास्ता बताइए, कितनी देर से चक्कर काट कर इस सड़क पर घूम रहा हूँ। अब तो सामने पुलिस वाला भी मशकूक हो गया है। फ़ौरन से पेशतर लहज़ा तब्दील करते हुए उसने कहा तो मोमना जो उसके पहले फ़िक्रे पर गौर कर रही थी, चौंक गई। वाक़ई काफ़ी देर हो गई थी उन्हें इस सड़क पर घूमते। वो एक बार फिर झेप कर उसे रास्ता बताने लगी। इस दफ़ा उसे वाक़ई बहुत मज़ा आ रहा था। सना भी इत्तेफ़ाक से आई हुई थी। सना से उसकी दोस्ती भी खूब थी। मालूम नहीं सादुन के समझाने का असर था या कोई और बात थी कि वो इस दफ़ा खुद को काफ़ी हल्का-फुल्का महसूस कर रही थी। वगरना वो इस छोटे से घर के हंगामे परवर मकीनों के दरमियान आकर भी इस हंगामे का हिस्सा ना बन पाती थी। छोटी-सी छोटी बात भी उसे मुज़तरब और बेचैन कर दिया करती थी। अम्मी उसके आने की खुशी में उसके लिए कोई स्पेशल चीज़ बनाती और उसके खाने से पहले ही प्लेट ज़ारा और ज़ोया उचक लेती। आप ही तो वहाँ भी ऐश ही करती हैं अम्मा, इनकी इतनी मेहमान नवाज़ी ना किया करें, हम गरीबों का कुछ सोचा करें। गाजर का ये मज़ेदार हलवा खाए कितने दिन हो गए। अब्बा बाज़ार से उसके लिए कुछ लाते तो उसके पास आने से पेशतर टीपू और अहमद इससे नखरे कर लेते। आप ही तो खाती रहती हैं, आज हम दावत उड़ाएँगे। वो मज़ाक में कहते, वो बज़ाहिर मुस्कुराते लेकिन दिल में उदासी की दबिश तय कुछ और गहरी हो जाती। ये ना था कि उसे अपने बहन-भाइयों की से मोहब्बत नहीं थी या वो उनसे किसी किस्म का हसद महसूस करती थी। बस बात ये थी कि उसने खुद से फ़र्ज़ कर रखा था कि उसका किसी चीज़ पर कोई इस्तेहक़ाक़ नहीं, ना यहाँ ना वहाँ। लेकिन इस बार कुछ साधुन की बातों का असर था और कुछ वो सना को देख रही थी, जो इस वक़्त भी ज़ारा से सोहन हलवे की प्लेट छीन रही थी। सना आपी तुम्हारे ससुराल में सोहन हलवा नहीं आता क्या? ज़ारा इस छीना-झपटी से चिढ़कर बोली। आता है लेकिन ऐसा नहीं। ये जवाब अपने हाथों से मेरे और के लिए लाए हैं। ये जो अब्बा अपने हाथों से मेरे और मम्मी के लिए लाए हैं ना, उसकी लज़्ज़त ही कुछ और है। आओ मेमना मोमना तुम भी ट्राई करो। उसने उसे भी दावत दी। वाक़ई ये ज़्यादा मज़े का है। सना का इशारा समझते हुए उसने भी ज़ारा को चिढ़ाया। चलें ठीक है, आप दोनों ये खाएँ। मैं मैं वो डब्बा खोल रही हूँ जो अब्बा तुम्हारे ससुराल वालों के लिए लाए हैं। ज़ारा को याद आया तो उसने झट किचन का रुख किया। पीछे-पीछे सना भी गई, उसको इस इरादे से बाज़ रखने के लिए। वो मुस्कुराती हुई वहीं बैठ गई। अम्मा अब्बा के सफ़ेद कुर्ते पर कढ़ाई कर रही थी। उसने बड़ी मोहब्बत से अपने बाजू अम्मा के गिरद मायल कर दिया। अम्मा चौंक गई। ऐसा प्यार तो उसने कभी नहीं किया था। अम्मा खुद उससे बाकी बच्चों की तरह लाड करना चाहती थी। चाहती भी थी तो उसकी खामोशी से खुद को उसका मुजरिम समझते हुए खुद ही झिझक कर पीछे हट जाती थी। अब उसने अम्मा के गिर्द बाजू हिमायल करके उनके कंधे पर सर रखा तो अम्मा को न जाने क्या हुआ कि उसे अपने से लिपटा कर फूट-फूट कर रो दी। क्या हुआ अम्मा? वो परेशान हो गई। तू बहुत साबिर बेटी है मेरी। अल्लाह तेरा नसीब बहुत अच्छा करे। उनके रोए-रोए से उसके लिए दुआ निकली थी। उसकी आँखें भी बेसाख्ता भर आईं। यही लम्स, यही वालेहानापन, यही ईमान, यही तो खाना खाली था उसकी ज़िंदगी में। अम्मा प्लीज़ मत रोएँ, मैं तो पहले ही खुशनसीब हूँ कि मेरी 2-2 माएँ हैं, जो मेरे लिए दुआएँ करती हैं। उसने उँगली की पोरों से उनकी आँखें साफ़ की। अम्मा ने एक बार फिर उसे अपने साथ लिपटा लिया। ओहो! बड़े लाड हो रहे हैं, ये फ़ाउल है अम्मा, ससुराल से तो मैं आई हूँ। सना ने कमरे में दाखिल होते ही एहतजाज किया। चल हट, तेरे क्या कम लाड उठाती हूँ मैं। अम्मा ने उसे भी अपने दूसरे बाजू के हल्के में लिया। अच्छा ये बताओ क्या खाओगी आज? अम्मा ने रोज़ वाला सवाल दोहराया। चावल। जवाब हमेशा की तरह सना ने दिया। नहीं अम्मा, आज हम आपके हाथ का बना हुआ पालक गोश्त खाएँगे। मोमना ने ग़ालिबन पहली बार उनसे कुछ खाने की फ़रमाइश की थी। अम्मा एक बार फिर निहाल हो गईं। ठीक है, आज पालक गोश्त ही बनेगा। उन्होंने फ़ैसला सुनाया। इसका मतलब है हमारे साथ-साथ आप भी सौतेली हैं। सना अपी ज़ोया ने फ़ौरन नतीजा निकाला और सबका मुश्तरका कहकहा कमरे की फ़िज़ा में गूंजा था। आज चाय काफ़ी मज़ेदार बनी है और मुझे यकीन है अनस चाचा कि
आप ऐसी मज़ेदार चाय कभी नहीं बना सकते। ऑफ़िस से आने के बाद फ्रेश होकर वो चचा जान के पास आया था, जहाँ गरमा-गरम चाय उसकी मुंतज़िर थी। इतने दिनों तक तो तुम मेरे हाथ की चाय पी-पी कर तारीफ़ें करते रहे हो और आज मोमना के आते ही बयान बदल दिया। मोमना आ गई, वो चौंका। खुशगवार हैरत ने उसके वजूद का अहाता किया था, वरना उसने तो महज़ अनस चचा को छेड़ा ही था। हाँ, आ गई, अनस चचा ने सर हिलाकर कहा। इसी लम्हे वो कमरे में दाखिल हुई, धुले हुए कपड़े अलमारी में रखने। अस्सलाम वालेकुम, उसने सादुन पर नज़र पड़ते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, आज तो बड़े-बड़े लोग नज़र आ रहे हैं। सादुन का लहज़ा खुद ब खुद ही खुशगवार हो गया था। वो मुस्कुरा दी। शुक्र है बेटा तुम आ गई, वरना इतने दिनों से सादी अपने कुकिंग के तजुर्बात हम पर आज़मा रहा था। अब तुम मैदे में सकत नहीं रही थी। अमरीकी निजात पाकिस्तानी खाने खाने में खानों के लिए अमरीकी निजात की इस्तिलाह पर वो खिलखिलाकर हँसी थी। ये फ़ाउल है अनस चाचा, इतने दिनों से तो आप मेरे खानों की तारीफ़ें किए जा रहे थे और आज मुमना को देखते ही बयान बदल दिया। उसे नज़रिया ज़रूरत कहते हैं बरखुरदार। अगर तुम्हारी तारीफ़ ना करता तो यकीनन तुम्हारी चची के हाथ का खाना खाना पड़ता और उनके हाथ का खाना तुम्हारे अमरीकी निजात खानों से भी मुश्किल से हज़म होता है। मुश्किल से हज़म होता है। तो अब आ गई ना आपकी लाडली, खाइएगा उन्हीं के हाथ का खाना। साधु ने मसनूई ख़फ़ी से कहा। जेलस हो गए? अनस चचा ने मज़ा लिया। बिल्कुल, आज से पहले मेरे खानों की इतनी तारीफ़ किसी ने की जो नहीं। उसके जले कटे लहज़े पर मोमना एक बार फिर हँसी थी। उसकी हँसी वाक़ई बहुत खूबसूरत है। साधु ने उसके दाएँ गाल में पड़ते डिंपल को देखकर फ़ौरन ही तस्लीम किया था। उसकी नज़रों का इर्तिकाज़ महसूस करके मोमना ने उसकी तरफ देखा तो उसे मुकम्मल तौर पर अपनी तरफ मुतवज्जह देखकर उसके मुस्कुराते लब एक-दूसरे में पैवस्त हुए थे। गड़बड़ाकर उसने अपना रुख अलमारी की जानिब कर लिया। साधु के लबों पर खेलती मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई। मान गया भाभी, आपको चॉइस आपकी ज़बरदस्त है। साधुन कार्डलेस उठाए ग़ालिबन सफ़ीना आपा से बात कर रहा था। बात बात नहीं, अभी तक तो नहीं की। हाँ, सही कह रही हैं, हिम्मत ही नहीं हुई। आखिर शरीफ सा बंदा हूँ। दूसरी जानिब से कुछ कहा गया था जिसके नतीजे में वो ज़ोर से हँसा। नहीं, नहीं, अभी आपकी एंट्री का मौका नहीं आया। मेरा ख़्याल है ये काम मुझे खुद ही करना चाहिए। बरामदे में जाए-नमाज़ पर बैठी दुआएँ माँगने की कोशिश करती मोमिना के कानों तक उसकी सारी गुफ्तगू पहुँच रही थी। बात तो यकीनन वो सफ़ीना आपा से ही कर रहा था, लेकिन गुफ्तगू उसके ऊपर से गुज़र रही थी। तौबा है, बाज़ लोग कितनी लायानी गुफ्तगू करते हैं। दुआ के लिए यकसोई हासिल ना हो सकने पर उसने तंग आकर जाए-नमाज़ ही लपेट दी। साधुन अभी भी फ़ोन पर मसरूफ़ था। वो शहर में खाला के पास चली आई। धूप ढल रही थी। खालू जान अभी तक वापस नहीं लौटे थे। कब तक आएँगे खालू जान? उसने कुर्सी धूप में घसीट कर खाला के बराबर बैठते हुए पूछा। पता नहीं, सुबह के निकले हुए हैं। उनके दोस्त भी उन्हीं की तरह फ़ारिग हैं। खाला जान बेज़ारी से बोली। खालू जब भी अपने दोस्तों के पास जाते थे, सारा दिन ही लगा कर आते थे। कुछ नहीं होता खालाजान, इस उम्र में रिटायर्ड लोग इसी तरह लाइफ एंजॉय करते हैं और वैसे भी अच्छा ही है, दोस्तों में जाकर तबीयत बहल जाएगी। हर वक्त घर पर ही तो रहते हैं। वो खालाजान को तसल्ली दे रही थी। हाँ, अच्छा ही है। खाला ने खुद कलामी की। वो कुछ संजीदा सी थी। शादी कब आया था ऑफिस से? उन्हें अचानक ही याद आया, शायद 3 साढ़े 3 बजे। उसने पुरसोच अंदाज में जवाब दिया, मुझे पता ही नहीं चला। आप सो रही थी ना? हाँ, आज जल्दी कैसे आ गए? रोज़ तो मगरिब तक ही आता है। पता नहीं। मोमना कंधे उचका कर रह गई। नईमा का फ़ोन आया था, खालाजान कहने लगी। वो पूरी तरह उनकी तरफ मुतवज्जह हो गई। खाला का लहज़ा खिलाफ़े तवक्को संजीदा सा था। उसे तशवीश हुई। बेनिश आ रही है, उसके मुतालिक बता रही थी। उन्होंने नईमा भाभी की बहन का नाम लिया। बेनिश आ रही है? मोमना ने कदर हैरत से उनके बात दोहराई। खैरियत? बस कह रही थी कि कुछ दिन यहाँ रुकेगी, फिर अपने मामू के यहाँ चली जाएगी। खालाजान ने नईमा भाभी की बात दोहराई तो उसकी तशवीश कम हुई। उसे ये खबर सुनकर हैरत तो ज़रूर हुई थी, लेकिन परेशानी नहीं, क्योंकि उससे पहले भी उनके घर से कोई न कोई यहाँ आता रहता था। नईमा भाभी का ननिहाल इधर ही था। वहाँ जो भी आता कुछ दिन उनको मेज़बानी का शर्फ़ ज़रूर बख्शता। मोमना को खाला को चुप-चुप सी लगी थी, जैसे किसी अहम मसले पर गौर कर रही हूँ। मोमना कुछ देर तक उनके पास बैठी रही, फिर कुछ बोर होकर वहाँ से उठ आई। आज उसे ऑफ़िस से एयरपोर्ट जाना था। नईमा भाभी की बहन आ रही थी और ये उन्हीं का फ़रमान था। बेनिश घबरा जाएगी, अकेले घर तक आते हुए आप सादी को ज़रूर भेज दीजिएगा। उसने लाख दामन छुड़ाना चाहा, लेकिन उन्हें मुनासिब नहीं लग रहा था कि बच्ची एयरपोर्ट से तनहा घर आए। बच्ची लाहौर से तनहा बहावलपुर आते हुए तो घबराई नहीं, घर तक आते हुए घबराएगी। वो सोच कर रह गया और बेनिश का जो तसव्वुर नईमा भाभी और खालाजान की बातों से उसके ज़हन में कायम हुआ था, बेनिश सामने आई तो ऐसा तलपट हुआ कि वो हैरान रह गया। उसके ज़हन में घबराई हुई सी नाउम्र लड़की आ रही थी, लेकिन वो 26-27 साल की मैच्योर लड़की थी। बड़े एतमाद से सादुन के करीब आकर उसने अपना तारुफ़ करवाया। नईमा भाभी भी किसी ज़माने में ऐसी ही होंगी, जब ही उन्होंने सलमान भाई को अपनी ज़ुल्फ़ों का असीर किया था। सादुन के ज़हन में गाड़ी ड्राइव करते हुए यही बात आई थी। वो जदीद तराश-खराश के कपड़ों में मलबूस थी। उसकी ड्रेसिंग उसकी पर्सनैलिटी से मैच कर रही थी। शोल्डर कट बालों के साथ वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। सारे रास्ते वो बड़े एतमाद से उससे हल्की-फुल्की बातचीत करती आई थी, जिसके नतीजे में वो घर पहुँचने तक उससे अच्छी खासी वाक़फ़ियत हासिल कर चुकी थी। मसलन उसकी तालीम, जॉब, बहावलपुर में क़याम की तफ़सीलात वग़ैरह-वग़ैरह। साथ ही उसने अपने मुतल्लिक़ भी तमाम ज़रूरी मालूमात उसे फ़राहम कर दी थी, जिनसे सादुन को ख़ास दिलचस्पी तो नहीं थी, बस हूँ-हाँ करके सुनता रहा। घर में सब लोग खाने पर उनके मुंतज़िर थे। सादुन उसे छोड़कर वापस ऑफ़िस जाना चाहता था। काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन अनस चचा के इशारे पर खाने के लिए रुक गया। जितनी देर में बेनिश फ्री होकर आई, मोमना ने टेबल लगा ली थी। जितनी देर में बेनिश फ्रेश होकर आई, मोमिना ने टेबल लगा ली थी।
पानी का जग मेज़ पर रखकर वापस किचन की तरफ पलटने को थी, जब साधु ने उसे पुकारा, "मोमना, आप खाना नहीं खाएँगी?" वो उसकी मसरूफ़ियत से बखूबी आगाह था। "मैं आती हूँ, आपके लिए चाय बना लूँ? आपको जल्दी जाना है ना?" वो सादगी से वज़ाहत दे रही थी। इतने दिनों से साथ रहते हुए उसकी आदतों से वो इतना तो वाक़िफ़ हो ही गई थी कि वो खाने के फ़ौरन बाद चाय पीनी का आदी है। "आप खाना तो खाएँ, मुझे इतनी जल्दी भी नहीं है, चाय इत्मीनान से पीऊँगा।" अगरचे वो हर किसी का इतना ही ख़्याल रखती थी, लेकिन फिर भी अपनी ज़ात के लिए उसकी फ़िक्रमंदी साधु को अच्छी लगी थी। वो उसके ध्यान में ये भी भूल गया था कि अभी थोड़ी देर पहले ऑफ़िस से कॉल आने पर वो खाने के लिए भी बमुश्किल रुका था। बेनिश ने साधुन की बात पर कुछ चौंकते हुए बगौर मोना को देखा। वो वैसी ही थी जैसे कई बरस पहले थी, खामोश-खामोश सी। हाँ, खूबसूरत वो पहले से कुछ कहीं ज़्यादा हो गई थी। उसकी गुलाबी रंगत कॉटन के आम से सूट में भी दमक रही थी। लंबे स्याह बाल अगरचे क्लिप की कैद में थे, फिर भी उनकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगाने के लिए दूसरे नज़र डालने की ज़रूरत ना थी। मुतनासिब सरापा, खूबसूरत हाथ-पाँव, ये लड़की अगर स्टाइलिश कपड़े पहने तो कमाल लगे। बेनिश ने बेइख्तियार उसे सराहा था। उसे नईमा आपी के ख़दशात बेजा नहीं लगे थे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, उसने सोचा और सर झटक कर पूरी तवज्जो से चिकन बिरयानी खाने लगी। इस मामले में वो नईमा भाभी से अक्सर मुख्तलिफ थी कि वो उनकी तरह किसी बात को सर पर सवार नहीं करती थी, बल्कि पूरे इत्मीनान से किसी भी मामले के तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद लाया अमल बनाने की आदी थी और चैलेंज कबूल करने में उसे मज़ा आता था। हैरत अंगेज़ तौर पर बेनिश का दिल बहावलपुर में लग गया था, वरना उससे पहले तो 2-4 दिन में ही बोरियत का शिकार होकर अपने मामू के घर सिधारती थी। वो भी बहावलपुर में ही रहते थे और वहाँ से अगले 2-4 दिनों में वापस लाहौर, लेकिन इस दफ़ा वो अपने क़याम से अच्छा खासा लुत्फ़ उठा रही थी। इससे पहले उसने खालू जान की स्टडी में कभी कोई दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन इस बार वो उनकी किताबों से भरपूर फ़ायदा उठा रही थी। मोमना की अपनी वही रूटीन थी, घर के कामों के साथ आते-जाते बेनिश के पास 2 घड़ी रुक कर हक़ के मेज़बानी अदा करना, उसकी थोड़ी बहुत खातिरदारी करना या फिर हल्की-फुल्की बातें अगर बेनिश का मूड हो तो। बेनिश नईमा भाभी से थोड़ी बहुत मुख्तलिफ ही थी, क्योंकि वो मुस्कुराती भी थी और कभी-कभार बातें भी करती थी। हाँ, रूटीन उसकी अजीब-सी थी, सारा दिन सोती रहती थी, लेकिन शाम ढले अच्छी तरह ड्रेसअप होकर खुशबुएँ बिखेरती, फ्रेश मूड के साथ सादुन के कमरे में जा पहुँचती और ईज़ी चेयर पर दराज़ किताबें पढ़ा करती, खालू जान की किताबों के कीमती ज़ख़ीरे से फ़ायदा उठाने के लिए। सादुन की आमद होती तो वो उसे वहीं मिलती। सादुन भी कई दिनों से उसकी रूटीन नोट कर रहा था। उसका इलाज उसने ये ढूँढा कि दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गया। बेनिश इस तब्दीली से लाइल्म थी। वो हस्बे मामूल स्टडी में ही थी। काफ़ी देर तक सादुन का इंतज़ार करते रहने के बाद मायूस होकर बिलाखिर वो बाहर आई थी। "सादुन नहीं आए अब तक?" उसने मोमना को रोक कर उससे पूछा। "आ गए, आज तो कुछ जल्दी ही आ गए थे। कहाँ हैं?" उसे अचंभा हुआ। "अपने कमरे में," मोमना ने जवाब दिया। "उन्होंने कमरा चेंज कर लिया ना?" उसकी हैरान शक्ल देखकर मोमना को अंदाज़ा हुआ कि वो इस बात से वाकिफ़ नहीं थी। "क्यों?" बेनिश ने अब्रू चढ़ाए। "बस वो कह रहे थे कि खालू जान को और बाकी सबको मुश्किल होती है, स्टडी थी ना ये खालू जान की, और वो वक़्त-बे-वक़्त पढ़ने की आदी हैं, पढ़े बगैर नींद जो नहीं आती।" उसने अपनी तरफ से जवाज़ गढ़कर वज़ाहत दी। उसे मुतमईन भी तो करना था। अब साफ-साफ तो नहीं बता सकती थी कि साधु ने किस वजह से कमरा तब्दील किया था। बेनिश तो पता नहीं मुतमईन हुई या नहीं। साधुन जो किसी काम से किचन की तरफ आ रहा था, ठंडी साँस भरकर पलट गया। ये मोहतरमा कुछ ज़्यादा ही हसास एहसास हमदर्दी के जज़्बे से सरशार है। वो तो चाहता था कि उसके कमरे में वक़्त-बे-वक़्त बेनिश की मौजूदगी के मुताल्लिक़ उसका इज़हार नापसंदीदगी वाज़ेह हो। लेकिन मोमिना का खुद साख्ता जवाज़ इतना ठोस था कि बेनिश ने मुतमईन हो ही जाना था। बेनिश जो पहनती है उस पर कितना सूट करता है। मोमिना ने ऑरेंज और पिंक कॉम्बिनेशन के खूबसूरत एम्ब्रॉयडर्ड सूट में मलबूस बेनिश पर तौसीफ़ी नज़र डाली। वो टीवी के आगे बैठी कॉफ़ी की सिप ले रही थी, जबकि दूसरे हाथ में रिमोट था। मोमना भी फ़िलवक़्त फ़ारिग़ थी, बल्कि यूँ कहना चाहिए था मुंतज़िर थी कि बेनिश वहाँ से उठे और वो अपना फ़ेवरेट टॉक शो देखे, जिसको देखने के लिए वो अपनी तमाम तर मसरूफ़ियात में से टाइम निकालती थी। इस वक़्त रिमोट चूँकि बेनिश के हाथ में था और वो सदा की बामुरव्वत उसे चैनल बदलने का भी नहीं कह सकती थी। सो फ़िलहाल वो इंतज़ार करने पर मजबूर थी और इसी इंतज़ार में बेनिश की शख्सियत पर गौर कर रही थी। उसी लम्हे साधुन और खालू जान बाहर से लौटे थे। खालू जान की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इस मौसम में उन्हें साँस की तकलीफ़ हो ही जाया करती थी। वो उनका चेकअप करवा कर लाया था। खालू तो सीधे अपने कमरे में चले गए, साधुन वहीं बैठ गया। बेनिश रिमोट छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। "क्या कहा है डॉक्टर ने?" बेनिश ने छूटते ही वो सवाल किया जो मोमिना के दिल में था और उसे नोके ज़बान पर आने में कुछ वक़्त लगना था। साधुन जवाब में उसे तफ़सील बताने लगा। बेनिश मुकम्मल तवज्जो से उसकी बात सुन रही थी। उसे साधुन से बातें करता देखकर मोमिना को रश्क आने लगा। बाज़ लोग कितनी मुकम्मल शख्सियत के मालिक होते हैं, जैसे साधुन जैसे बेनिश। बेनिश हर मौज़ू पर खुलकर साधुन से बात कर लिया करती थी। मुतालिया तो मोमना का बेनिश से कहीं ज़्यादा था, लेकिन वो इतने एतमाद से अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी दूसरे तक नहीं पहुँचा सकती थी। दोनों की गुफ्तगू में उसे अपना वजूद गैर ज़रूरी लगा। काम की बात पता चल गई थी कि खालू जान मौसमी एलर्जी में मुब्तला और उन्हें मुसलसल दवाइयाँ इस्तेमाल करना होंगी। वो खाला जान को देखने उठ खड़ी हुई। अब तो उन्होंने नमाज़ पढ़ ली होगी। वो सोचते हुए कमरे से निकल ही रही थी जब साधु ने रिमोट उठाकर चैनल बदला। "मोमिना, आपका फ़ेवरेट टॉक शो आ रहा है।"
देखेंगी नहीं? उसने एकदम मोमिना को आवाज़ दी थी। मोमिना को खुशगवार हैरत हुई। सादुन को पता है कि मैं ये प्रोग्राम देखती हूँ। उसे वाक़ई खुशी हुई थी। कोई आपका ख़्याल रखे ये अच्छा लगता है और सादुन उसे अक्सर व बेशतर ये छोटी-मोटी खुशियाँ देता रहता था। वो खालाजान को भी वहाँ बुला लाई कि ये प्रोग्राम उन्हें भी पसंद था। सादुन को उसकी आँखों में नज़र आने वाली खुशी की तहरीर पढ़कर तमानियत हुई थी और सादुन का इत्मीनान बेनिश ने बग़ौर मुलाहिज़ा किया था। सफ़ीना आपा के फ़ोन ने उसे हकीकतन शज़्ज़ुर कर दिया था। सादुन और मैं, उसे कई सातों तक यकीन ही ना आया। सफ़ीना आपा ने फ़ोन करके डायरेक्ट उसे लाइन पर बुलवाया था। देखो मोमी, सादी ने मुझे तुमसे कुछ बात भी करने से मना किया था, लेकिन कल अम्मी ने फ़ोन किया था कि नईमा भाभी बेनिश के लिए शादी का रिश्ता करवाना चाह रही हैं। अब तक तो मैं शादी की ख़्वाहिश पर ख़ामोश थी, लेकिन मेरा ख़्याल है जिस मामले में नईमा भाभी इन्वॉल्व हो जाएँ, वो इतना सीधा नहीं रहता, इसलिए मैंने तुमसे डायरेक्ट बात करना ज़रूरी समझी है। सफ़ीना आपा ने लंबी तमहीद बाँधी और ये और बात है कि उनकी तमाम तमहीदी गुफ्तगू मोमिना के सर पर से गुज़र गई। सादुन, नईमा भाभी रिश्ता वो चकरा गई। क्या बात है आपा, कैसी उलझी-उलझी बातें कर रही हैं? अगर नईमा भाभी बेनिश से सादुन का रिश्ता करना चाह रही हैं, तो आप मुझे क्यों बता रही हैं? मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ मेरी चंदा कि सादुन तुम्हें पसंद करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। जी, वो कई सेकंड्स तक तो कुछ और बोल ही ना पाई। देखो मेरी बात गौर से सुनो, अम्मी बता रही थी कि बेनिश आई हुई है, वो खूबसूरत भी है और पढ़ी-लिखी भी है। नेचर का तो मुझे पता नहीं, शादी से पहले तो नईमा भाभी भी इतनी तेज़ नहीं लगती थी। बहरहाल तुम चौकस रहना, हर वक़्त गौतम बुद्ध बनी फिरती हो और हाँ, परेशान ना होना। अगर वो कोई ऐसी-वैसी बात करें तो बाकी रहा शादी, तो वो समझदार है, सँभाल लेगा सब। अम्मी से मैंने कह दिया है कि वो शादी की तुम में दिलचस्पी का ज़िक्र उनके सामने कर दें। सफ़ीना आपा की समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुख्तसर सी टेलीफ़ोनिक गुफ्तगू में उसे कैसे सारी ऊँच-नीच समझा डालें। उसी कोशिश में हलकान होती वो उलझी-उलझी गुफ्तगू कर रही थी और मोमिना सुन्न होते दिमाग के साथ उनकी बातें सुन रही थी। उसकी गायब दिमागी से तंग आकर उन्होंने फ़ोन ही बंद कर दिया। वो सर हाथों में थाम कर वहीं बैठ गई। उफ़! क्या इंकिशाफ़ क्या था! उफ़! क्या इंकिशाफ़ किया था सफ़ीना आपा ने, वो यकीन करने को तैयार न थी। क्या वाक़ई सादुन मुझसे किस चीज़ की कमी है उनमें, फिर मैं ही क्यों? उनको तो अच्छी से अच्छी लड़की मिल सकती है। खुदतरसी का शिकार क्यों होती हैं? किस चीज़ की कमी है आप में? किसी ने बहुत करीब से सरगोशी की थी। क्या कर रही हो बेटा? खालाजान की आवाज़ आई थी, वो चौंक उठी। कुछ नहीं खालाजान, ज़रा सादी को फ़ोन तो करो, कहाँ रह गया? तुम्हारे खालू को चेकअप के लिए लेकर जाना था, आज रात से बार-बार साँस उखड़ रहा है। आ जाएँगे खालाजान, ऑफ़िस में काम ज़्यादा होगा। उसने उन्हें टालना चाहा, डॉक्टर से टाइम लिया था, उसने भूल गया होगा, याद ही करवा दो, वरना खफ़ा भी वही होगा। खालाजान के इशारे पर वो नाचार उठ खड़ी हुई। उसके सेल फ़ोन का नंबर डायल करते हुए दिल धक-धक कर रहा था। अजीब मुसीबत में डाल दिया सफ़ीना आपा ने, सच कहते हैं लाइन भी बड़ी नेमत है। वो दिल की हालत से घबरा गई थी। हेलो, दूसरी बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई थी। हेलो, मैं हिचकिचाहट का शिकार हेलो, मैं वो हिचकिचाहट का शिकार हुई। हाँ, मोमिना कहो। उसने फ़ौरन ही उसे पहचान लिया था। आप कब तक आएँगे? काफ़ी लेट हो गए हैं। उसने अटकते हुए बात मुकम्मल की तो सादुन को खुशगवार एहसास ने आन घेरा। हाँ, वाक़ई आज तो मैं लेट हो गया हूँ। उसने रिस्ट वॉच पर नज़र डाली। आप याद कर रही थी मुझे? वो शरारती अंदाज़ में बोला। जी नहीं, खालाजान ने कहा था आपको फ़ोन करने का। आपने डॉक्टर से टाइम भी ले रखा है था। उसने फ़ौरन से पेशतर अपनी पोज़ीशन क्लियर की। आह! ज़ालिम लड़की, चंद मिनट तो खुशफ़हमी में रहने दिया होता। उसने ठंडी आह भरी। बहरहाल याद दहानी का शुक्रिया, मैं थोड़ी देर तक पहुँचता हूँ। उसने फ़ोन बंद कर दिया। खालाजान को बताकर वो अपने कमरे में चली आई। वो कुछ सोचना नहीं चाह रही थी, लेकिन सोचे थी कि दिमाग में उमड़ी चली आ रही थी। बेनिश की आमद का मकसद, सफ़ीना आपा की बात ज़हन में आई तो वो उलझ गई। उसने तो बेनिश की आमद को नॉर्मल ही लिया था, लेकिन अब सफ़ीना आपा के इंकशाफ़ पर उसने सोचना चाहा तो ज़हन में नईमा भाभी की उलझी-उलझी निगाहें उभर आईं। तो ये बात थी। उसने गहरा साँस लिया। लोग कितनी क़यामत की नज़र रखते हैं और कितना दूर तक सोच लेते हैं। एक आप ही को दुनिया की खबर नहीं होती मोमना बीबी, वरना तो यहाँ सभी बाखबर बसते हैं। सादुन का कहा हुआ फ़िक्रा उसके ज़हन में गूँजा तो वो होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मुस्कुराहट ठहर गई। उस दिन सफ़ीना आपा ने उसे बर्थडे विश करने के लिए टेलीफ़ोन किया था और उसी शाम ऑफ़िस से वापसी पर वो उसका फ़ेवरेट चॉकलेट केक लेकर आया। तो उसकी हैरान निगाहों के जवाब में मुस्कुराकर उसने कहा था और वो कुछ न समझते हुए भी ख़फ़ीफ़ हो गई थी अपनी इस कोताही पर। मैं वाक़ई बहुत बेख़बर हूँ, उसने फ़राख दिली से तस्लीम किया। सादुन के कहे अक्सर फ़िक्रे अब उसके ज़हन में आकर अपनी मानवियत वाज़ेह कर रहे थे। क्या मुझे खुश होना चाहिए? उसने खुद से सवाल किया। नज़रों में सादुन का वजीह सरापा घूम गया। नाखुश होने की वजह? उसके अंदर से सवाल उभरा। ज़ाहिरी शख्सियत के साथ-साथ उसका बातिन भी खूबसूरत है। ये उसकी नहीं, सादुन से मुतल्लिक़ा हर शख़्स की राय थी। एक अछूता-सा एहसास उसके दिल को छू रहा था, जिसे वो कोई भी नाम देने से कासिर थी। 3 दिन हो गए हैं और मुझे उसकी शक्ल नज़र नहीं आई और आप कह रही हैं आपने बड़ा अच्छा किया जो उसे बता दिया। वो फ़ोन पर बुरी तरह झुँझला रहा था। मुझे पता था वो इसी तरह रिएक्ट करेगी, इसीलिए मैं ख़ामोश था। सफ़ीना आपा खुलकर हँसी, जैसे लुत्फ़ ले रही हों उसकी कैफ़ियत का। हँस लें आप, दिल खोल कर हँसें। अब मैं आपको ये धमकी भी नहीं दे सकता कि आप पर ये वक़्त आएगा तो बताऊँगा। वो बेचारी से गोया हुआ। अच्छा आप परेशान मत हो और मेरी बात गौर से सुनो। उसे ये सब कुछ बताना ज़रूरी था। तुम ज़रा नईमा भाभी का हौसला देखो। जब अम्मी ने उन्हें बता दिया कि सफ़ीना की ख़्वाहिश
सादुन के लिए मम्मी की है, फिर भी बैनिश को भेज दिया। मैं तो अम्मी से कह रही थी कि साफ-साफ उन्हें बता दें कि तुम मुमना में इंटरेस्टेड हो, लेकिन अम्मी की मसलिहात पसंद थी। तुम्हारा ज़िक्र करने के बजाय उन्होंने मुझ पर बात डाली है और इसी बात से नईमा भाभी को उम्मीद हुई है कि शायद तुम बैनिश को पसंद कर लो। तुरुप का पत्ता यही है इन लोगों के पास, जैसे उन्होंने सलमान भाई से शादी की थी। सफ़ीना आपा तल्ख़ हुईं और वो जो तुम्हारी बड़ी-बड़ी आँखों वाली हैरान दोशीज़ा है ना, वो भी माशाअल्लाह है। सफ़ीना आपा ने कहा तो वो भी सारी झुँझलाहट भूल कर हँस दिया। एक बार उसने सफ़ीना आपा से उसकी आँखों की तारीफ़ की थी और उसके बाद से वो उसे अक्सर व बेशतर यही लक़ब दिया करती थी। तेज़ी तर्रारी नाम को नहीं और कोई ख़ास उम्मीद नहीं मुझे उससे कि वो बैनिश की मौजूदगी में हवास कायम रखेगी। मुझे छुट्टी मिल जाती तो बेफ़िक्री हो जाती, मैं खुद यहाँ आकर सारे मामलात हैंडल कर लेती। लेकिन फिर ताईजान का मसला भी है, छोड़कर कैसे आऊँ? उन्होंने सादुन की अम्मी का हवाला दिया। अच्छा अब आप इतनी फ़िक्र ना करें, मैं हूँ ना यहाँ। सादुन अपनी नाराज़गी भुलाए उन्हें तसल्ली दे रहा था। तुम नहीं जानते सादुन वो कितनी अच्छी लड़की है, जितना उसका ज़ाहिर खूबसूरत है, उससे कहीं ज़्यादा उसका दिल है। श शफ़ाफ़ बेहया, हर किस्म की आला से पाक। माशाअल्लाह मेरी तो आपने आज तक कोई ऐसी तारीफ़ नहीं की और उस पर लग रहा है थीसिस लिख रही हैं। वो फ़ौरन बोला था, उससे पूछना ज़रा जाकर कितनी तारीफ़ की थी उस दिन मैंने तुम्हारी। अच्छा वाक़ई आज पूछूँगा, वो शरारती हुआ। शुक्र है तुम्हारा मूड तो ठीक हुआ। सफ़ीना आपा ने शुक्र का कलमा पढ़ा और उसका मूड वाक़ई ख़राब था। कुछ तो उसे आजकल ऑफ़िस में काम ज़्यादा था और कुछ मोमना उसका सामना करने से हर मुमकिन गुरेज़ कर रही थी। आज ऑफ़िस से उठने के बाद उसने पक्का इरादा कर लिया था मोमना से बात करने का। किस्मत उसका साथ दे रही थी। हॉल कमरे में ही बैनिश से सामना हो गया। क्या ख़्याल है आज डिनर बाहर ना किया जाए? ये तजवीज़ बैनिश की ही हो सकती थी। कोई और मौका होता तो सादुन फ़ौरन माज़रत कर लेता, लेकिन इस वक़्त एक ही सोच आई थी उसके ज़हन में। कोई बहाना तो मिले उसे सामने बिठाने का। उसके ज़हन में मोमना का सराप आया था। काफ़ी खुशकर ख़्याल था। वो मुस्कुरा दिया। हाँ, ख़्याल तो अच्छा है, काफ़ी दिन हो गए कहीं निकले नहीं। उसकी आँखें चमक उठी थी। फिर चलें? हाँ, बाकी सबको कह दें आप, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो साफ-साफ मोमिना का नाम ना ले सका। वो फ्रेश होकर आया तो बैनिश पहले से तैयार बैठी थी, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि तैयार तो वो हमेशा रहती थी, अब कुछ और तैयार हुई थी। कहाँ है खालाजान? उसे अकेला बैठा देखकर साधु ने इस्तफ़ामिया नज़रों से उसे देखा। आंटी तो नहीं जा रही हैं, कह रही थी कि मौसम ठीक नहीं, मौसम तो बड़ा खुशगवार है, वो बड़बड़ाया। गहरी गहरे सुरमई बादलों ने आसमान को मुकम्मल तौर पर ढाँप रखा था। सर्दियों की बारिश उसे हमेशा अच्छी लगती थी। जी, बैनिश समझी वो उससे कुछ कह रहा है। हाँ, वो चौंका। कुछ नहीं, मोमना आ जाए फिर चलते हैं। वो वहीं बैठी रही। मोमना तो नहीं जा रही, उसे शायद टेम्परेचर है। बैनिश को प्रोग्राम में रखना अंदाज़ी पसंद नहीं आ रही थी। टेम्परेचर है? साधुन चौंका। वो आजकल जिस तरह उसके सामने आने से एतराज़ बरत रही थी, सो उसकी गैर मौजूदगी की तरफ साधुन ने कोई तवज्जो ना दी थी। मैं देखता हूँ उससे। साधुन उसे वहीं छोड़कर मोमना के कमरे तक आया था। खालाजान वहीं थी। क्या हुआ, खैरियत? वो झिझक कर दरवाज़े में रुक गया था। आज से पहले कभी उसके कमरे में आया जो नहीं था। खैरियत कहाँ? देखो ज़रा, बुखार में तप रही है। खाला परेशान थी। उसे देखकर मोमना ने उठने की कोशिश की। आप लेटी रहें। साधुन ने उसे उठने से रोका। बुखार की शिद्दत से उसका चेहरा दहक रहा था। साधुन ने उसकी पेशानी छूकर टेम्परेचर का अंदाज़ा करना चाहा। माय गुडनेस चची, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। मेडि मेडिसिन ली कोई? मेडिसिन ली कोई? हाँ, सुबह से 2 दफ़ा दवा ले चुकी है। थोड़ी देर के लिए बुखार हल्का होता है, फिर तेज़ हो जाता है। मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अभी तो टाइम है, मौसम भी ख़राब है, फिर देर हो जाएगी। ले जाओ बेटा, मैं भी शाम से उससे यही कह रही हूँ। ये मान ही नहीं रही। उन्हें अपनी परवाह कब है जो ये मानेंगी? सादुन के अंदाज़ में ख़फ़गी थी। चच्ची उनको शॉल दे दें, सर्दी ज़्यादा है। मैं गाड़ी निकालता हूँ। सादुन तेज़-तेज़ कदम उठाता बाहर निकल गया। बैनिश सादुन के इंतज़ार में थी। क्या हुआ? उसने सादुन के संजीदा चेहरे को देखा। सॉरी बैनिश, आपका डिनर ड्यू रहा। मैं मोमना को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। आई होप आप माइंड नहीं करेंगी। उसने बड़े स्वभाव से बैनिश से माज़रत की। बैनिश को गुस्सा तो बहुत आया था अपने आप को यूँ नज़रअंदाज़ कर देने पर, लेकिन बज़ाहिर उसने जबरी मुस्कुराहट होठों पर सजाकर उसकी माज़रत कबूल की थी। मोमना के लिए सादुन के लहजे में छुपी तशवीश से उसके दिल में मोमना की हैसियत का अंदाज़ा बखूबी हो गया था। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि इतने बहुत से दिनों से जो अंदाज़े वो लगा रही थी, आज वो यकीन की सूरत पाकर उसे गहरी सोच में मुब्तला कर गए थे। सादुन ने गाड़ी स्टार्ट की ही थी जब मोमना छोटे-छोटे कदम उठाती खालाजान के हमरा गाड़ी तक आई थी। सादुन ने फ्रंट डोर अनलॉक किया। वो उसी खामोशी से उसके बराबर आ बैठी। तुम्हें अपने आप को तकलीफ़ देना अच्छा लगता है? गाड़ी मेन रोड पर लाते हुए सादुन ने उसे मुख़ातिब किया। आपके बजाय उसने तुम का सिगा इस्तेमाल किया था। मोमना ने चौंक कर उसे देखा। चेहरे पर गहरी संजीदगी लिए वो सामने देखता गाड़ी ड्राइव कर रहा था। मैंने कुछ पूछा है? उसकी खामोशी महसूस करके ज़रा की ज़रा नज़र उस पर डालते हुए उसने अपना सवाल दोहराया। मोहम्मदा की गर्दन बेइख्तियार नफ़ी में हिल गई। मुझे तो ऐसा ही लगता है, इतवार को भी इतनी शदीद सर्दी में तुम बगैर स्वेटर पहने पानी का काम करती रही। ठीक है, कपड़े धोना ज़रूरी था, लेकिन बिला सबब इतना बड़ा सहन धोना इतनी सर्दी में किस अक्लमंद ने कहा था? मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इस सारी मशक्क़त के लिए मेडल्स मिलने थे? जो मेरा घर है ये। मोमना ने बुरा मानकर उसकी बात काटी। अब भला घर के कामों के लिए भी उनके आगे जवाब देना पड़ेगा, वो सोच कर रह गई।
मैंने भी ये नहीं कहा कि ये मेरा घर है, ज़ाहिर है आप ही का है। उसके अंदाज़ पर सादुन को हँसी आई थी जिसे उसने बमुश्किल काबू किया था। लेकिन मादाम घर के काम करते हुए भी मौसम को मद्देनज़र रखना चाहिए। मोमिना ने कोई जवाब दिए बगैर सीट की पुश से सर टिकाकर आँखें मूंद ली। सर में दर्द की टीस उठ रही थी, जिस्म को जोर-जोर दुख रहा था। सादुन सही कह रहा है। ये वाक़ई उस दिन के एडवेंचर का नतीजा था। 3-4 दिनों से उसे हल्का-हल्का बुखार था जो उसकी लापरवाही से आज शिद्दत इख्तियार कर गया था। ज़्यादा ख़राब है तबीयत, साधु ने उसकी जानिब देखते हुए अंदाज़ा लगाना चाहा। ब्लैक और मस्टर्ड शॉल में उसकी सभी रंगत बुखार के तमाज़े से दहक रही थी। स्याह बालों की कुछ लटें क्लिप की कैद से आज़ाद होकर चेहरे का अहाता किए हुए थी। छोटी-सी गुलाबी नाक कुछ और गुलाबी हो गई थी। साधु ने गहरा साँस लेकर नज़रें उसके चेहरे से हटा ली। ये लड़की हर रूप में कितनी अच्छी लगती है। गाड़ी की रफ़्तार बढ़ाते हुए साधु ने सोचा था। उसकी तबीयत अब ख़ासी बेहतर थी। बुखार ने चंद ही दिनों में उसे निढाल करके रख दिया था। आज वो काफ़ी दिनों बाद खुद को फ्रेश महसूस कर रही थी। शुक्र है हमारे घर की रौनक तो बहाल हुई। खालू जान को वो सुबह की चाय देने आई तो उन्होंने उसे साथ लगाकर दुआएँ दी थी। सादुन भी उसे चलता-फिरता देखकर खुशी महसूस कर रहा था। कितने आदी हो गए थे वो सब लोग इस नाज़ुक-सी लड़की के। और तो और सबके साथ-साथ बैनिश ने भी उसके सेहतयाब होने पर शुक्र का कलमा पढ़ा था। वो चंद दिनों में ही बुरी तरह बोर हो गई थी। मोमना से वो इधर-उधर की बातें कर लिया करती थी। अब खाला जान से वो क्या बातें करती। सो इन दिनों में वो खूब ही बोर हुई। नईमा भाभी को फ़ोन करके उसने पहली दफ़ा शिकवा किया था कि उन्होंने कहाँ फँसा दिया। लेकिन नईमा भाभी ने उसको सादुन को ज़ेर करने से मुतल्लिक ज़रूरी नसीहतों के साथ-साथ खाला और खालू के दिल में घर करने की भी चंद गुर बताए थे, जिन्हें बेनिश ने हमेशा की तरह दरख़ुर इतना ना जाना था कि उसके सामने करने को और बहुत कुछ था, जिस पर आजकल वो काफ़ी गौर कर रही थी। बेनिश का रवैया मोमना के साथ बुरा तो पहले भी नहीं था, अब कुछ और भी अच्छा हो गया था। वो ज़्यादा वक़्त मोमना के साथ ही गुज़ारने लगी। मोमना किचन में मसरूफ़ होती तो वो भी वहीं चली जाती, बातें भी करती रहती और मोमना के ढेरों काम भी निपटा देती। "तुम अकेली इतनी देर तक किचन में लगी रहती हो, मैंने सोचा कभी हेल्प ही करवा दूँ।" जब पहली मर्तबा किचन में आकर उसने दोस्ताना अंदाज़ में कहा था, तो मोमना ने बड़ी फ़राख़दिली से उसे वेलकम किया था। इस वक़्त भी वो दोनों किचन में ही थीं। आज का मेन्यू भी बेनिश ने ही तरतीब दिया था। काफ़ी देर हो गई थी उन दोनों को किचन में लगे हुए। मोमना हैरत से उसके माहिराना हाथों को तेज़ी से काम करता देख रही थी। बेनिश वाक़ई नईमा भाभी से मुख़्तलिफ़ है। नईमा भाभी तो मारे बांधे ही कुकिंग किया करती थी। नेचर भी उसकी फ्रेंडली है। मैं ख़्वाह-मख़्वाह उससे खिंची हुई थी। उसका दिल बिलाख़िर हतमी नतीजे पर पहुँच ही गया। फिर अक्सर व बेशतर वो इकट्ठे टाइम गुज़ारने लगी। बोलती ज़्यादातर बेनिश ही थी। मोमना ख़ामोशी से सुनती रहती, फिर भी उसका टाइम अच्छा गुज़रने लगा था। "तुम पर ब्लैक कलर काफ़ी सूट करता है।" बेनिश ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी अपने हाथों पर क्रीम लगाकर मसाज कर रही थी। मोमना की बात पर उसने मुस्कुराकर आईने में अपना अक्स देखा। हाँ, साधुन भी आज यही कह रहे थे। लेकिन तुम ये बताओ तुम्हारी स्किन इतनी रफ़ हो रही है, तुम फेशियल वग़ैरह क्यों नहीं करवाती? बेनिश ने फ़ौरन ही उसके चेहरे को देखते हुए सवाल किया, लेकिन मोमना का ज़हन बेनिश की पहली ही बात में उलझ गया। साधु ने मुझसे तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की, वो सोचने लगी। उसका ध्यान बेनिश की दूसरी बात पर भी नहीं गया था कि वो उसके गुलाबी बेदाग रंगत को रफ़ कह रही थी। उसे साधुन के मुतालिक बेनिश का इंकशाफ़ अच्छा नहीं लगा था, शक का बीज दिल में बो दिया गया था। फिर वक़्तन-फ़वक़्तन बेनिश की बातों में साधुन का ज़िक्र बढ़ता गया और मोमना एक बार फिर खुदतरसी का शिकार होने लगी। कभी-कभार उसे बेनिश से जेलसी महसूस होती, लेकिन फिर वो फ़ौरन सर झटक कर वही उतनी खूबसूरत ज़ाहिर है सभी को अच्छी लगेगी। वो अफ़सरदगी से सोचती उसकी आँखों पर वही पट्टी बंध गई थी जो बेनिश बाँधना चाहती थी। उसे बेनिश के शोल्डर कट खूबसूरत बाल अच्छे लगते। वो भूल जाती कि एक दुनिया उसके लंबे सिल्की बालों की तारीफ़ करती है। बेनिश जो पहनती उसके वजूद पर सज जाता। वो मुतासिर होकर उसे देख कर रह जाती। क्यूटिक से सजे साफ-सुथरे हाथ-पाँव देखकर उसे अपने मखरूती उँगलियों वाले हाथ भी कुछ ख़ास न लगते। नाज़ुक-नाज़ुक स्ट्रिप्स वाले स्टाइलिश शूज़ पहने उसके पाँव मोमना का दिल खींच लेते। हकीकत ये थी कि बेनिश खूबसूरत ज़रूर थी, लेकिन इतनी नहीं जितना उसने अपनी केयर करके और अपनी ड्रेसिंग के ज़रिए अपनी पर्सनैलिटी को पुरकशिश बना रखा था। और मोमिना बेनिश की हर बात पर यकीन कर रही थी, जो वो उसे कहती। 2-4 दफ़ा बेनिश की तवज्जो दिलाने पर उसे भी अपनी स्किन रफ़ लगने लगी थी। बाल डल और कपड़े फीके-फीके रंगों के। "चलो कुछ नहीं होता, मैंने किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा थोड़ी लेना है," वो खुद को तसल्ली देती। साधुन आजकल मसरूफ़ बहुत ज़्यादा हो गया था। पहले मोमिना को उसके इंतज़ार में जागना पड़ता था, लेकिन अब ये ज़िम्मेदारी भी बेनिश ने अपने सर ले ली। इस रोज़ 11:30 हो रहे थे। वो नींद से निढाल साधुन का इंतज़ार कर रही थी। बेनिश चूँकि सुबह बहुत देर से उठी थी, वो फ्रेश बैठी इंग्लिश मूवी देख रही थी। फिर उसे जैसे मोमना पर तरस सा आया। "तुम सो जाओ मम्मी, इतनी नींद आ रही है तो। साधुन आ जाएँ तो सोऊँगी।" उसने बमुश्किल जमाई रोकी। "क्यों? क्या साधुन खुद से खाना नहीं निकाल सकता?" उम, "खुद से खाना नहीं ले सकता," बेनिश ने एतराज़ किया। "तुम खुद को हर चीज़ के लिए यूँ ही हलकान करती हो।" बेनिश साधुन के लिए अब आप जनाब का तकल्लुफ़ नहीं करती थी, कम से कम उसकी गैर मौजूदगी में। "खाना तो ले लेंगे, लेकिन छोड़ो और जाकर सो जाओ।" बेनिश ने उसे ज़बरदस्ती उठाना चाहा। "अच्छा बाबा, मैं गरम कर दूँगी। ईमान से मुझे तुम पर शदीद तरस आ रहा है, बल्कि गुस्सा भी आ रहा है। इतनी बामुरव्वत लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी।" उसकी हिचकिचाहट
देखकर बेनिश ने उसकी ज़िम्मेदारी अपने सर लेते हुए उसे अपनायत भरे अंदाज़ में डपटा। नींद उसे वाक़ई आ रही थी, सो तशक्कुर आमेज़ मुस्कुराहट से उसे देखते हुए उठ खड़ी हुई। हाँ, नईमा भाभी से बेनिश का मवाज़ना करके उसने कुछ और नंबर बेनिश के पलड़े में डाल दिए थे। वो उसके खुलूस से मुतासिर होकर अपने शुरू के दिनों में उसके मुतल्लिक़ कायम-शुदा राय पर शर्मिंदा थी। सफ़ीना आपा भी ना बस ऐसे ही उसके मुतालिक दिल बुरा कर रही थी। उसने पक्का इरादा कर लिया था सफ़ीना आपा को बेनिश के मुतालिक बताने का। सादुन भी हैरान हुआ था इस रूटीन पर। उसे हरगिज़ अच्छा नहीं लगता था बेनिश को रात के इस पहर अपने इंतज़ार में बैठा देखकर। यही बात उसने सुबह से बेनिश से कही थी, तो उसने बड़े जताते हुए अंदाज़ में उससे कहा था कि मोमना की भी तो यही रूटीन थी, और वो उससे कैसे कहता कि मोमना और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मोमना की झुकी-झुकी शख्सियत और बेनिश की दावत देते अंदाज़ किसी तौर भी मुवाज़ने के काबिल न थे। तंग आकर सादुन ने चुप साध ली। बेनिश के पास अलबत्ता अब मोमना को बताने के लिए सादुन की बहुत सी बातें होती थीं। कल सादुन मेरी इस्माइल की तारीफ़ कर रहे थे, तो तौबा इतना बनाते हैं ना कि अगला बंदा हवाओं में उड़ने लगे। बेनिश हँस रही थी और मोमना के साएँ-साएँ करते दिमाग में एक ही फ़िक्रा गूँज रहा था, आप हँसती रहा करें, हँसती हुई अच्छी लगती हैं। मोमना का दिल ख़राब हो गया। अफ़सरदा होकर वो पिछले सहन में आ बैठी। बेनिश सही कहती है, मर्दों का एतबार नहीं करना चाहिए। मर्द तो डाल-डाल फिरने वाला भँवरा है। वो अब बेनिश के ज़हन से सोचने लगी थी। बेनिश ने मर्दों की बेवफ़ाई के एक दर्जन किस्से उसे सुनाकर ये फ़िक्रा बोला था, जिस पर मोमना ने इस वक़्त तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब सादुन की बात पर न जाने कैसे याद आ गया था। उसने नोट किया, सादुन अब कुछ ज़्यादा ही संजीदा रहने लगा था। उससे भी बिला ज़रूरत मुख़ातिब ना होता। वो शगुफ़्तगी जो पहले मोमना को अपने लिए उसके लहज़े में महसूस होती थी, वो मफ़क़ूद हो चुकी थी। मुस्कुराती आँखें अब गहरी संजीदगी का लिबादा ओढ़ चुकी थीं। क्या सादुन वाक़ई मुझसे उकता गए? घबरा कर उसने सोचा। सफ़ीना आपा तो कहती थी कि वो मुझे पसंद करते हैं। सफ़ीना आपा भी शायद इसी वजह से ख़दशात का शिकार थीं। उन्हें भी मर्द की फ़ितरत का पता होगा ना। वो नतीजा अख़ज़ करने में हमेशा से इतनी ही माहिर थी। उसने ये नहीं नोट किया कि सादुन की संजीदगी बेनिश के सामने कुछ और गहरी होती थी। और वैसे भी सादुन ने खुद से तो मुझे कभी नहीं कहा कि मैं उन्हें अच्छी लगती हूँ, ये यकीनन सफ़ीना आपा की ही ख़्वाहिश होगी। वो एक और नतीजा अख़ज़ करती। सादुन ने बेनिश को सफ़ेद नगों वाली गोल्ड की नाज़ुक सी रिंग गिफ्ट की थी। बेनिश ने अपना नाज़ुक सा हाथ उसके सामने लहरा कर एक अदा से बताया था। वो गैर यकीनी की कैफ़ियत में उसके चेहरे पर छाए रंग देख कर रह गई। रिंग गिफ्ट करने का क्या मतलब होता है, वो बख़ूबी जानती थी। क्या हुआ है तुम्हें? बेनिश मसनूई तशवीश से उसकी जानिब झुकी। कुछ नहीं। वो बदिक्कत तमाम सँभली। उसे अपना वक़ार और भरम सबसे ज़्यादा अज़ीज़ था। वो अगले ही पल उसे मुबारकबाद दे रही थी। फिर बेनिश ने कितनी ही बातें की उससे सादून के मुतालिक। वो मुस्कुराहट लबों पे सजाए सुनती चली गई। तबीयत पर छाए जुमूद की तह कुछ और दबीज़ हो गई थी, तो साबित हो गया कि यह ख्वाहिश सफ़ीना आपा की थी, और सफ़ीना आपा की ख्वाहिश पूरी करना इतना मकदम तो नहीं कि वो अपने दिल की ख्वाहिश से दस्तबरदार हो जाएँ। उसने सादुन को बरी-उज़्ज़मा करार दिया। उसने अगरचे सादुन के मुतल्लिक़ शऊरी तौर पर कुछ नहीं सोचा था, लेकिन फिर भी दिल में एक एहसास पैदा हुआ था सफ़ीना आपा की बातों और सादुन की मुस्कुराती नज़रों और ज़ोमाना फ़िक्रों से, और यही एहसास अब उसे तकलीफ़ दे रहा था। क्या हुआ है तुम्हें? इतने रोज़ बाद सादुन ने नरम लहजे में उसे मुख़ातिब किया था। उसे महसूस हुआ कि जैसे उसकी आँखों की उदास तहरीर पढ़कर सादुन कुछ बेचैन सा हुआ है। उसकी आँखों में नमी सी उतर आई, जिसे छुपाने को उसने रुख फेर लिया। बेनिश एक दिन के लिए अपने मामू के घर गई हुई थी। वो नज़र नहीं आई तो मुझ पर नज़रे करम डाल रहे हैं। वो तल्ख़ होती सोचों के साथ वहाँ से उठ आई। सादुन पर पुरसोच निगाहों से उसे वहाँ से जाता देखता रहा। बेनिश तो वापस नहीं आई, अलबत्ता नईमा भाभी का फ़ोन आ गया। घंटा भर वो खालाजान के साथ मसरूफ़े गुफ्तगू रहीं। पता नहीं उन्होंने क्या कहा था कि खालाजान का चेहरा उदास हो गया। खालूजान को उसने पहली बार जलाली मूड में देखा। तुम सलमान को फ़ोन करके कह दो कि आइंदा हमारे पास ना आए। वो गुस्से में यहाँ से वहाँ टहल रहे थे। खालाजान ख़ामोश थीं। उन्होंने पहले ही सलमान भाई को फ़ोन किया था। सलमान भाई खुद शर्मिंदा थे। ज़िंदगी में पहली मर्तबा उन्होंने दिल खोल कर माँ के सामने रखा था। उन्हें अपने बच्चों से प्यार था, और उन्हीं बच्चों के लिए वो नईमा भाभी से कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए थे। आखिर क्या किया है नईमा भाभी ने? खालूजान इतना ख़फ़ा क्यों है? उससे रहा नहीं गया तो खालाजान से पूछ बैठी। कुछ नहीं बेटा, आदत होती है बाज़ लोगों की, तुम छोड़ो उसका ज़िक्र। उन्होंने टाल दिया। बेनिश कब वापस आएगी? उसने अगला सवाल किया। वो चली गई लाहौर। खालाजान का ये जवाब उसके लिए ज़्यादा हैरानगी का बायस था। सादुन, खालाजान और खालूजान रात काफ़ी देर तक बैठे रहे। वो चाय लेकर गई थी। सादुन उसी के मुतालिक बात कर रहा था। अनस चाचा, आप प्लीज़ जज़्बात को एक तरफ रख कर सोचें तो आपको मेरी बात दुरुस्त लगेगी। मोमना को उसके घर भिजवा दें। अब यहाँ उसकी मौजूदगी मेरे लिए तकलीफ़ देह है। उसकी आवाज़ थी कि बम जो मोमना की समाअतों पर आ गिरा था। वो अब तेज़-तेज़ बोल रहा था। मोमना अपने सुन्न होते जिस्म को घसीटती अपने कमरे में चली आई। समाअतों में सादुन का कहा हुआ फ़िक्रा गूँज रहा था। एहसास-ए ज़िल्लत ने एक पल में ही उसके सारे वजूद को ज़हर आलूद कर दिया था। ये रात उसने जैसे जलते तवे पर गुज़ारी थी। इतनी तकलीफ़ तो उसे बेनिश के हाथ में सादुन की दी हुई रिंग देखकर नहीं हुई थी, जितना सादुन के अल्फ़ाज़ ने उसे ज़ख्मी कर दिया। अब उसे पता चल गया था कि नईमा भाभी ने यकीनन फ़ोन पर खालाजान से सादुन और बेनिश के रिश्ते की बात की होगी, जब भी खाला उदास और खालू गुस्से में थे। यही बात हो
यही बात होगी जब ये खालू जान ने सलमान भाई को यहाँ आने से मना किया है। सारी कहानी उसकी समझ में आ गई थी। सारी रात जाग कर गुज़ारने के बाद वो साधुन के ऑफ़िस जाते ही खालाजान के पास आई थी। खालाजान, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाऊँ। उसके अंदाज़ में लजाजत थी। क्यों बेटा? खालाजान ने अपने बूढ़े हाथों में उसका चेहरा थामा। उन्हें उसकी वीरान आँखें देखकर खदशा पैदा हुआ कि कहीं उसने कुछ सुन तो नहीं लिया। बस खाला, बोर हो रही हूँ, कुछ दिनों में आ जाऊँगी। वो खाला को बहुत बड़ी आज़माइश से बचा रही थी। वो जानती थी कि उसे घर जाने के लिए कहना खाला के लिए दुश्वार तरीन अम्र साबित होगा। तुम्हारी मर्ज़ी है, बहरहाल एक बात याद रखो, तुमने लौट कर यहीं आना है। खालाजान ने मज़बूत लहज़े में उसे न जाने क्या यकीन दिलाना चाहा था। वो लब कुचलती उठ खड़ी हुई। खालूजान ने उसे चलते समय साथ लगाकर ढेर दुआएँ दी थीं। उसे लगा उसके जिस्म में दहकते अंगारों पर फुहार सी बरस रही हो। कुछ भी था, वो खालाजान और खालू की बेलौस मोहब्बत पर कभी शुबा नहीं कर सकती थी। उसने मुज़म्मिल को फ़ोन कर दिया, उसे आकर ले गया। साधु ना ऑफ़िस से लौटा तो मोमना वहाँ नहीं थी। उससे उसकी गैर मौजूदगी से क्या फ़र्क पड़ता था, ये उसे पता था। सारे घर की तरह उसका अपना दिल भी खाली-खाली लग रहा था, लेकिन फिर भी मुतमईन था। घर आकर उसके वजूद पर छाई वहशत कुछ और बढ़ गई। उसे लगता था वो अपने कोई बहुत अहम चीज़ वहीं छोड़ आई हो। दिन आहिस्ता-आहिस्ता लंबे हो रहे थे। सारा दिन वो जले पैर की बिल्ली की मानिंद यहाँ से वहाँ फिरा करती। अनजाने में उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, जिससे वो खुद भी उससे पहले आगाह नहीं थी। अब्बा-अम्मा उसकी आमद से इतने खुश थे कि वो उसके अंदर की बेचैनी नोट ही न कर पाए। सारा दिन वो सबके साथ मसरूफ़ रहने की कोशिश करती, लेकिन रात को तकिए में मुँह दिए वो बेआवाज़ रोए जाती। फिर एक रोज़ बेनिश का फ़ोन आया, "तुम घर क्यों आ गई?" वो बहुत नॉर्मल अंदाज़ में मोमिना से मुख़ातिब थी, बस ऐसे ही बोर हो रही थी। मोमिना ने उसे भी वही जवाब दिया जो बाकी सबको दे रही थी, "चलो अच्छा किया मोमिना।" बेनिश ने एक लम्हे को तवक़्क़ुफ़ किया। "मोमिना, तुम सादुन को पसंद करती हो ना?" बेनिश ने पूछा तो वो चुप रह गई। "सादुन ने मुझे एक बार बताया था, इस वक़्त तो मैं उसे मज़ाक समझी थी, लेकिन अब पता चला है कि ये बात सच थी। ईमान से मोमिना, अगर मुझे इस बात का पहले पता चल जाता, मैं कभी सादुन की हौसला अफ़ज़ाई ना करती, लेकिन बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, मैंने सादुन का प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया है। तुम मुझसे बदगुमान ना होना, मैंने कतई तुम्हारे रास्ते में नहीं आना चाहता। जो कुछ हुआ इत्तेफ़ाक से हुआ। तुम समझ रही हो ना?" बेनिश अपना आख़िरी दाँव खेल रही थी। मोमिना ने फ़ोन बंद कर दिया। जो चैप्टर वो क्लोज़ कर चुकी थी, अब उसे कुरेदने का क्या फ़ायदा? बेनिश सादुन का प्रपोज़ल कबूल करे ना करे, उसे क्या लेना-देना? चंद रोज़ बाद ही सफ़ीना आपा का फ़ोन आ गया। "मोमी, तुम फ़िक्र ना करना, सब ठीक हो जाएगा। परेशान तो तुम हो रही होगी, मुझे पता है तुम्हारा, लेकिन चंदा, ज़िंदगी में हर तरह की सूरत-ए-हाल को फ़ेस करना पड़ता है। मामला तो तकरीबन हल हो ही गया है। मैं और ताई जान जल्द आएँगे तुम्हारे घर शादी के लिए, तुम्हें माँगने के लिए। तुम खुश रहा करो।" वो उसे तसल्ली दे रही थी। "सफ़ीना आपा, प्लीज़ आप ज़रूर आइएगा, लेकिन सादुन का रिश्ता लेकर हरगिज़ भी नहीं।" उसकी आवाज़ में कतियत थी। "मोमी मेरी जान, ऑप्टिमिस्ट बनो। चंद लोगों के बकवास करने से हम खुद पर खुशियों के दरवाज़े तो बंद नहीं कर सकते। पहले ही मुझे सादुन की वज़ह से इतनी देर हो गई, अब तुम जज़्बाती मत बनो।" उन्होंने प्यार भरे अंदाज़ में उसे डपटा। "कुछ भी हो सफ़ीना आपी, लेकिन हकीकत जानने के बाद कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत मुश्किल होता है।" "कौन-सी हकीकत और क्या कॉम्प्रोमाइज़?" सफ़ीना आपा हैरान हो रही थी। "मैं आपकी मोहब्बत और सच्चाई पर शक नहीं कर रही। सफ़ीना आपा, मैं जानती हूँ आपने मेरे लिए ग्राउंड हमवार करने की कितनी कोशिश की होगी, लेकिन बेनिश से इनकार सुनने के बाद सादुन अगर मुझसे शादी पर राज़ी हो भी रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं चाहती। खालू जान कहते हैं ना कि इंसान अपना वक़ार बचा ले तो कभी खाली हाथ नहीं रहता। आपा, मेरी रगों में बेशक खालू जान का खून नहीं, लेकिन मेरी तरबियत तो उन्होंने ही की है। लिहाज़ा मुझे भी अपना वक़ार सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है।" वो मुस्तहकम लहज़े में बोल रही थी। इतने दिनों से वो जज़्बाती तौर पर जिस टूट-फूट का शिकार थी, उसके लहज़े और अल्फ़ाज़ से इसका कतई अंदाज़ा नहीं हो रहा था। और सफ़ीना आपा ने तो उसकी बाकी बात सुनी ही नहीं, उनका ध्यान तो एक ही जुमले में अटक गया था, बेनिश के इनकार के बाद। सारा मामला उनकी समझ में आ गया था। उन्होंने मज़ीद कोई बात सुने बगैर फ़ोन बंद कर दिया। एक्सटेंशन पर सादुन उनकी सारी गुफ्तगू सुन रहा था। वो रात ही यहाँ पहुँचा था। इतने दिन बाद मोमना की आवाज़ सुनने की सारी खुशी भग से उड़ गई। वो तो अपने तईं बहुत बड़ी खुशखबरी सुना रहा था मोमना को। उसे इल्म ही नहीं था मोमना के दिलो-दिमाग में बरपा उस तूफ़ान का। उसे मोमना की बातों से सूरत-ए-हाल की संगीनी का सही अंदाज़ा हो रहा था। बेनिश के बहावलपुर में क़याम के दौरान उसने पूरी कोशिश की थी बेनिश को खुद से दूर रखने की। इस तरह वो अपना दामन बचा सकता था। ऑफ़िस से वो हत्तल-इम्कान लेट आया करता था। दिन में भी अगर घर पर होता, संजीदगी का लिबादा चढ़ाए रखता। उसका ख़्याल था कि बेनिश उसकी सर्द मेहरी से मायूस होकर लौट जाएगी। वैसे भी उसे बता दिया गया था सादुन की मोमना में दिलचस्पी के मुतालिक, न सिर्फ़ समीना आपा ने बल्कि खाला जान ने भी। लेकिन बेनिश उसकी तवक्को से ज़्यादा ज़हीन निकली। उसने सादुन के बजाय मोमना को टारगेट बनाया था और बड़ी महारत से मोमना को सादुन से बदगुमान करके रास्ते से हटाना चाहा था। सारी सूरत-ए-हाल को हाथ से निकलता देखकर उसने तुर्क का आखिरी पत्ता खेल दिया था, इस उम्मीद पर कि वो सादुन को हासिल न कर सकी तो सादुन को भी मोमना न मिले। शिट! सादुन ने हाथ पे मुक्का मारा। सफ़ीना आपा सर हाथों में थामे बैठी हुई थी। "मैंने तुमसे कहा था ना, सादी की नईमा भाभी की बहन उनके जैसी ही होगी।" उनकी आवाज़ में तअस्सुफ़ था। उन्हें मोमना पर गुस्सा भी आ रहा था और वो जिस जज़्बाती टूट-फूट से गुज़र रही थी, उसका अंदाज़ा करके दुःख भी हो रहा था। और मोमिना सफ़ीना आपा से बात करते हुए जिस हौसले का सबूत दे रही थी, फ़ोन बंद होते ही उसे
लगा जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसके जिस्म से जान निकाली हो। घुटनों में मुँह छुपाकर वो फूट-फूट कर रो दी। यूँ लग रहा था मीलों सफ़र करके वो उस तपते सहरा में आ खड़ी हो। 2 मुस्कुराती आँखें उसके ज़हन में नक्श होकर रह गई थीं। रात का पिछला पहर था जब खालू जान के सीने में दर्द उठा। साँस की तकलीफ़ तो उन्हें बरसों से थी, लेकिन दिल का कोई भी मसला नहीं रहा था। खाला घबरा कर सादुन को उठा लाईं। खालू जान दर्द की शिद्दत से नीम बेहोश थे। उनकी हालत देखते ही सादुन तेज़ी से उन्हें उठाकर गाड़ी में डालकर अस्पताल लाया था। खाला भी उसके साथ थी। शदीद हार्ट अटैक था। खालू आईसीयू में थे। शदीद हार्ट अटैक था। खालू आईसीयू में थे। खाला का बुरा हाल था। इतना मुश्किल वक़्त और इकलौता बेटा भी पास नहीं था। औलाद ऐसे ही वक़्त में तो काम आती है, और वो ये मुश्किल वक़्त भी अकेली ही झेल रही थी। अगर सादुन भी ना होता तो उसके आगे वो सोचना भी नहीं चाहती थी। बस एक झुरझुरी सी आ जाती थी। सादुन उन्हें मुसलसल हौसला दे रहा था। सफ़ीना आपा और सलमान भाई को वो पहले ही फ़ोन कर चुका था, लेकिन दोनों का ही इतनी जल्दी पहुँचना मुहाल था। सुबह होते-होते खालू जान की हालत कुछ सँभली थी, लेकिन अभी वो आईसीयू में ही थे। मुनीर को भी फ़ोन कर दो। खाला को सुबह होते ही याद आया तो उन्होंने सादुन से मोमना के अब्बा को फ़ोन करवाया। वो लोग आधे घंटे के अंदर-अंदर अस्पताल में थे। मोमना, उसकी अम्मा और अब्बा। मोमना तो खाला जान से लिपट कर सारा ज़ब्त खो बैठी। अगर खालू जान को कुछ हो जाता तो, इस ख़्याल से ही उसके दिल को कुछ हो रहा था। वो खालू जान से इतना ही प्यार करती थी जितने अपने सगे बाप से। तुम्हारी खालू ठीक है, अब हौसला करो। खाला ने उसे बाजुओं में समेट कर सीने से लगा लिया था। कैसी हरारत मिल रही थी उन्हें मोमना के वजूद से। मेरी औलाद मेरे पास है तो सही। उन्होंने रात वाली मायूस सोचों को झटक कर शुक्र का कलमा पढ़ा। सादुन अब्बा को डॉक्टरों की रिपोर्ट बता रहा था। मोमिना ने इस तमाम अरसे में पहली बार सादुन की तरफ देखा। इसी लम्हे सादुन ने नज़रें उठाकर उसे देखा। फिर नज़रें मिलते ही सादुन ने रुख फेर लिया। कितनी कमज़ोर हो गई थी वो। इस वक़्त तो वाक़ई वो हुज़्न का पैकर लग रही थी। उसके दिल को कुछ हुआ, लेकिन वो उससे नाराज़ भी बहुत ज़्यादा था। सो अब्बा के साथ मसरूफ़ गुफ्तगू रहा। एक बार भी उसके पास आकर तसल्ली के 2 बोल ना बोले। कुछ देर में खालू जान को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। एक रात में ही वो बिल्कुल सफ़ेद होकर रह गए थे, जैसे किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। मोमिना ने उनका हाथ थाम कर लबों से लगाया तो एक बार फिर हौसला ख़त्म हो गया। अगर आपको कुछ हो जाता तो वो उनसे लिपटी हिचकियों से रो रही थी। कालू जान अपने नए हाथ से बदिक्कत उसके सर और कमर को सहला रहे थे। ऐसा मत करो मोमी, चचा के साथ साथ तुम्हारी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। साधु ने नरम लहजे में पहली बार उसे मुखातिब किया, साथ ही शानों से पकड़कर उसे खालू जान से अलग किया। पता नहीं कितने आँसू उस लड़की के अंदर जमा हो गए हैं। साधु उसे मुसलसल सूसू करता देखकर तअस्सुफ़ से सोच रहा था। फिर खालाजान को अब्बा के साथ ज़बरदस्ती घर भेजकर वो और अम्मा सादुन के साथ अस्पताल में रुक गए थे। खालू को अब्बा अपने घर ले गए थे, अकेले घर में वो भला क्या आराम करती। सॉरी, खाला को अब्बा अपने घर ले गए थे, अकेले घर में वो भला क्या आराम करती। उल्टी-सीधी सोचों से घबरा कर उन्होंने परेशान ही होना था। कुछ देर में सफ़ीना आपा और सलमान भाई भी पहुँच गए थे। सलमान भाई शर्मिंदा-शर्मिंदा थे। नईमा भाभी ने ना आना था, ना आईं। बकौल सलमान भाई, सानी की तबीयत भी ख़राब थी और खुद नईमा की भी, लेकिन जानते थे कि ये सिर्फ़ बहाना है। हकीकत तो ये थी कि सलमान भाई उन्हें खुद ही नहीं लाए थे। ऐसे नाज़ुक मौके पर वो अपने माँ-बाप को मज़ीद कोई टेंशन देना नहीं चाहते। दिन में खालू जान के पास वो रुकती और रात को सफ़ीना आपा। इस तरह सादुन और सलमान भाई किया करते। मोमिना सादुन का ज़्यादा सामना करने से कतराती थी। सादुन ने भी इस तमाम अरसे में इंतहाई ज़रूरी बात करने के अलावा उसे मुखातिब नहीं किया था। इस वक़्त भी सफ़ीना आपा आराम की गर्ज से मोमिना को सादुन के हमरा घर भेज रही थी। सलमान भाई आएँगे तो मैं चली जाऊँगी आपा, उसने दामन बचाना चाहा। चली जाओ गुड़िया, सलमान अभी तो गया है अपने काम से, दोपहर तक ही लौटेगा। सफ़ीना आपा उसे भेजने पर बस इतनी साधुन कुछ दूर यूँ खड़ा जूते की नोक से ज़मीन कुरेद रहा था, जैसे उसे इस सारी बहस से कोई दिलचस्पी ना हो। सफ़ीना आपा के इसरार के आगे मुमना को मानते ही बनी। वो अंदर जाकर अपना शोल्डर बैग उठा लाई। सफ़ीना आपा साधुन से कुछ बात कर रही थी, उसे देखकर खामोश हो गई। साधुन उसे देखकर आगे बढ़ गया। वो खामोशी से उसके पीछे चलती गाड़ी तक आई थी। साधुन के अजनबी अंदाज़ उसे आज भी दुःख देते थे। सख्ती से लब भींचे वो मुकम्मल संजीदगी से ड्राइव कर रहा था। मोमिना ने यूँ ही सरसरी सी नज़र उस पर डाली, लेकिन फिर वो कुछ खो सी गई। बहुत कुछ याद आने लगा। नरम-नरम से लहजे में कहे गए उसके बहुत से फ़िक्रे समाअतों में अभी तक ताज़ा थे। वो लाख नामन छुड़ाती, लेकिन उसकी मुस्कुराती आँखें अब भी उसके ज़हन के दरीचे पर दस्तक देती थीं। जायज़ा मुकम्मल हो गया? साधु ने ज़रा-सा रुख मोड़कर उसे देखते हुए उसकी महवियत पर चोट की तो शर्मिंदगी से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। बाकी सारा वक़्त वो अपनी हथेलियों पर नज़रें जमाए बैठी रही। साधु ने घर के सामने गाड़ी रोकी तो वो चौंकी थी। "आप यहाँ क्यों आए हैं?" वो सरासिमगी का शिकार हुई। "तुमसे कुछ पुराने हिसाब निकलते हैं, वो बेबाक करने हैं।" साधु की संजीदगी में कोई फ़र्क नहीं आया था। "आप प्लीज़ मुझे मेरे घर ले चलें।" मोमिना गाड़ी से उतरने से साफ़ इनकार हो गई। वो उसे खालाजान के घर ले आया था, जहाँ आजकल उसके सिवा कोई नहीं रहता था। बाकी सब लोग मोमिना के घर क़याम पज़ीर थे, क्योंकि बाकी सब लोग तो अस्पताल और घर के दरमियान घन-चक्कर बने हुए थे और अम्मा के लिए अकेले दोनों घर सँभालना दुश्वार था। कुछ खालाजान की तन्हाई का ख़्याल था, सो वो लोग मोमिना के घर ही रह रहे थे, लेकिन अब सादुन उसे यहाँ ले आया था। "तुम अंदर चलो, वरना मैं ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ," सादुन के अंदाज़ में धमकी दी। "आप कुछ नहीं कर सकते," मोमिना ख़ाइफ़ हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने लहजे को मज़बूत बनाने की कोशिश की थी। सादुन के लबों की तराश में मुस्कुराहट उभरी थी, जिसे उसने सर झुकाकर कंट्रोल किया था।
अगर मैं ज़बरदस्ती करूँगा तो इर्द-गिर्द सब लोग देखेंगे, हमें लिहाज़ा मेरे साथ चलो, इतना तो एतमाद होगा तुम्हें मुझ पर। साधु हतमी अंदाज़ में कहता हुआ गाड़ी से उतरा तो उसे भी निकलते ही बनी एक एतमाद ही तो था जो उस पर जो अब तक बाकी था। उसके पीछे अंदर आते हुए वो सोच रही थी। घर में दाखिल होते ही अजीब-सी वीरानी और सन्नाटे ने उनका इस्तकबाल किया था। वो कितने दिनों बाद यहाँ आई थी, दिल एकदम से उदास हो गया। ये घर कितनी अहमियत रखता है, उसकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं जानता। शायद वो खुद भी ना जान सकती थी अगर उसे घर-बदर ना होना पड़ता। वो बरामदे में पीछे तख्त पर बैठ गई। चाय पियोगी या कॉफ़ी? शयन में लगे वॉश बेसिन पर खड़ा मुँह पर पानी के छींटे मारता वो बड़े दोस्ताना अंदाज में उससे मुख़ातिब था। काफ़ी दिनों से तने हुए आसाब रिलैक्स हो चुके थे। कुछ भी नहीं, आप प्लीज़ जल्दी करें और मुझे मेरे घर ले चलें। मोमेना के अंदाज में कतियत थी, जिसे नज़रअंदाज करता वो बड़े इत्मीनान से किचन में चला गया। मोमेना गहरी सांस लेकर रह गई। सब कुछ वैसा ही है जैसा वो छोड़ कर गई थी। उसने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाई, कितने पुरसुकून और खुश थी ना मैं, पता नहीं इंसान को ज़िंदगी में वो सब कुछ क्यों नहीं मिलता जिसकी वो आरज़ू करता है। यासियत ने एक बार फिर उसके अंदर डेरे जमाए। इस घर में आकर उसके ज़ख्म एक बार फिर ताज़ा हो गए। बहुत कुछ याद आ गया, उसकी आँखों में नमी उतर आई। सादुन किचन से भाप उड़ाते चाय के 2 कप लेकर निकला। अब बताओ क्या मसला है तुम्हारे साथ? चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाता हुआ और दोस्ताना अंदाज़ में उससे मुख़ातिब था। मेरे साथ कोई मसला नहीं है, उसका सर झुक गया। फिर मुझसे शादी से क्यों इनकार किया है? क्योंकि आप मुझे अच्छे नहीं लगते। मोमेना ने सर उठाकर उसे देखना चाहा, लेकिन वो जिन निगाहों से उसे देख रहा था, वो नज़रें चुरा कर रह गई। कितना तअस्सुफ़ था सादुन की आँखों में। तुम वाक़ई बहुत बेवकूफ़ हो मोमेना। सादुन ने गहरा साँस लिया, तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। मैं झूठ नहीं बोल रही, मोमेना ने मज़बूत अंदाज़ में कहना चाहा था, लेकिन उसकी आवाज़ रुंध गई। तुम्हारी आँखें आईना है मोमेना, और इन आँखों में मैं जो पढ़ रहा हूँ क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ वो क्या पढ़ रहे हैं आप? कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, ना कुछ पढ़ सकते हैं। मोमेना ने तेज़ी से उसकी बात काटी थी, फिर उसे अपने आँसुओं पे कोई इख्तियार ना रहा। दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर वो फूट-फूट कर रो दी। मुझे नहीं करनी आप जैसे दोगले शख्स से शादी। बेनिश ने इनकार किया तो आप मेरी तरफ पलट आए इस उम्मीद पर कि शट अप। सादुन ने उसका फ़िक्रा मुकम्मल नहीं होने दिया। गुस्से की तेज़ लहर उसके वजूद में सरायत कर गई। मोमेना एकदम खामोश हो गई। सादुन को चंद लम्हे लगे थे खुद को कंपोज़ करने में। तुमसे ये सब कुछ किसने कहा है? बेनिश ने, है ना? वो उससे पूछ रहा था। मोमेना ने कोई जवाब दिए बिना सर झुका लिया। मेरी बात तुम सुनती नहीं। सफ़ीना भाभी की बात पर तुम्हें एतबार नहीं, और बेनिश की ज़ुबान से निकले हर फ़िक्रे पर ईमान ले आती हो। क्यों, क्या आपने बेनिश को प्रपोज़ नहीं किया? उसने खुद मुझे गोल्ड की रिंग दिखाई थी, जो आपने उसे गिफ्ट की थी। मोमेना ने उसे आईना दिखाना चाहा था। व्हाट रबिश! वो झुँझलाया। तुम अक्ल-कुल समझती हो ना खुद को? तुम्हें मालूम है बेनिश यूँ अचानक वापस क्यों लौट गई? अगर मैं उसे वाक़ई प्रपोज़ करता तो वो यूँ मायूस होकर लौट जाती? साधु ने कहा तो उसकी गर्दन बेइख्तियार नफ़ी में हिल गई। नईमा भाभी मुकम्मल दबाव डाल रही थी चची जान पर कि वो एक मर्तबा मुझसे बेनिश के लिए बात तो करें। मैंने इनकार किया तो बेनिश उस रोज़ रात गए मेरे ऑफ़िस से आने के बाद मेरे कमरे में आई थी, इज़हार मोहब्बत के लिए। तुम्हारी मेहरबानियों से उसे ऐसे मौक़े तो खुलकर मिलने लगे थे। साधु ने तंज़ किया, और सच पूछो तो मुझे उसी वजह से इन दिनों तुम पर भी बहुत गुस्सा था। बहरहाल मेरी जगह कोई और होता तो कभी का उसकी बेबाक शख्सियत के पेचों में उलझकर असीर मोहब्बत हो चुका होता। लेकिन मैंने ऐसी लड़की से शादी करना होती तो वहाँ अमेरिका में ही कर चुका होता। सो उस रोज़ मैंने सारी मुरव्वत एक तरफ रखकर ना सिर्फ़ उसके इतनी रात गए अपने कमरे में आने पर शदीद तरीन नापसंदीदगी का इज़हार किया था, बल्कि वाज़ेह अल्फ़ाज़ में बता दिया था कि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। आगे की ये सारी खुराफ़ात उसके अपने ज़हन की पैदावार है, जिनको सुनकर तुमने न जाने क्या-क्या मफ़रूज़े कायम किए बैठी हो। बहरहाल मैं उस लड़की की ज़हानत का कायल वाक़ई हो गया हूँ कि मुझसे मायूस होकर उसने किस महारत से तुम्हें बदगुमान करके मुझसे दूर करना चाहा। सादुन बोल रहा था और वो कुछ समझी और कुछ ना समझी के बीच सब कुछ सुन रही थी, लेकिन बेनिश तो कह रही थी कि माय गुडनेस! अभी भी बेनिश के कहने पर ही उलझी हुई हो, और मैं जो कह रहा हूँ वो समझ नहीं आ रहा। सादुन एक बार फिर तेज़ हुआ। बेनिश कह रही थी कि मैं आपको पसंद करती हूँ, इसीलिए मेरी खातिर वो दरमियान से हट रही है। सादुन की बात और उसका लहज़ा नज़रअंदाज करते हुए वो पुरसोच अंदाज में बोली थी। सुबहान अल्लाह! इतनी अज़ीम कुर्बानी! सादुन के लहजे में बेपनाह तासीर सिमट आई। बाय द वे, जो बात मुझे आज तक पता नहीं चली, वो बेनिश को कैसे पता चल गई? तुम मुझे पसंद करती हो, तुमने बताया था? नहीं। मोमिना ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। वो तो इस बात का खुद से एतराफ़ करने से भी डरती थी। तो यहीं से उसका झूठ नहीं पकड़ सकी तुम? ये बात ज़बान ज़द-ए-आम तो थी नहीं, और ना ही वो मोहतरमा इतनी नेक कि उन्हें इल्हाम हो गया हो। सादुन तमस्सखुर उड़ा रहा था। तो बात ये है मोमिना बीबी कि ये दुनिया बड़ी चालाक है, और आपकी अक्ल अच्छी खासी महदूद। मेरी अक्ल महदूद नहीं है। वो बुरा मान गई। वो मुसलसल उसकी अक्ल पे तंज़ किए जा रहा था। जो कुछ मेरे साथ हुआ आपके साथ होता तो आप भी इसी तरह रिएक्ट करते। उस रात मैंने खुद खाला और खालू जान से आपको कहते सुना था कि मुझे मेरे घर भेज दें, मेरी मौजूदगी से आपको तकलीफ़ होती है। हाँ, मैंने कहा था। बेनिश के वापस लौटने के बाद नईमा भाभी ने चची जान को फ़ोन करके तुम पर जो लोगों और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए थे, वो अगर तुम सुन लेती तो तुम्हें अंदाज़ा होता कि मेरा फ़ैसला किस हद तक रास्त था। हम लोगों ने नईमा भाभी की ये तमाम गुफ्तगू तुमसे छुपाई थी, क्योंकि हमें पता था ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाओगी।
तकलीफ़ दे तो ये मेरे लिए भी बहुत था, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो मेरी वज़ह से ही उनका अताप तुम पर नाज़िल हुआ था। इसलिए मैंने फ़ैसला किया था कि तुम अपने घर चली जाओ। मैं चाहता था कि मेरा रिश्ता लेकर मेरे घर वाले तुम्हारे अपने घर जाएँ, ताकि कल को तुम पूरे एतमाद और यकीन से नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सको। लेकिन तुमने मोमिना हकीकत में मुझे बहुत तंग किया है। तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे लिए कितनी अहम हो, और तुम्हारी इन बेवकूफ़ाना हरकतों की वज़ह से मैं कितना डिस्टर्ब रहा हूँ। आज इंकशाफ़ात का दिन था। सादुन का लहज़ा आखिर में धीमा हो गया था। मोमिना हैरत से मुँह खोले उसे सुन रही थी। एक-एक करके शक की सारी गिरहं खुलती जा रही थी। शक का बादल छटा तो सच्चाई पे यकीन आने लगा। बेनिश ने बहुत आहिस्ता रवि से उसे सादुन से बदगुमान किया था। कभी उसे सादुन की बातें याद आती तो वो उलझ जाती, लेकिन बेनिश के चेहरे पर खिलते रंग उसे यकीन करने पर मजबूर कर देते थे। सादुन अलग खिंचा-खिंचा रहने लगा था। चेहरे पर संजीदगी लिए वो बिला ज़रूरत मुखातिब भी ना होता था। उसने ये गौर नहीं किया कि उसकी ये संजीदगी बेनिश से बात करते वक़्त कुछ और गहरी हो जाती है। फिर खालाजान से उसकी बातें, और आखिर में बेनिश का फ़ोन, तो ये थी सारी कहानी। मोमिना ने गहरी साँस भरी। बेनिश ने वाक़ई बहुत महारत से खेल खेला था। शुरू में उसने उसके मुतालिक राय कायम की थी कि वो नईमा भाभी से मुख्तलिफ है। वो वाक़ई नईमा भाभी से मुख्तलिफ थी कि नईमा भाभी के दिल-ओ-दिमाग में जो कुछ होता था, वो पल भर में अपना आप सामने वाले पर अया कर देती थी। लेकिन बेनिश, उसने झुरझुरी ली, बस, या कुछ और वज़ाहत बाकी है। सादुन को उसके चेहरे के उतार-चढ़ाव, उसकी दिली कैफ़ियत का अंदाज़ा हो रहा था। वो आप मोमिना को झक कर रह गई। हाँ, मैं सादुन रिलैक्स होकर बैठ गया था। आप वाक़ई मुझसे मोहब्बत करते हैं? तो क्या इतने देर से झक मार रहा हूँ? अजीब बेतुकी बातें करती हो तुम। तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? सादुन अब हकीकी मानों में झुंझला गया था। आपने उससे पहले कभी कुछ कहा जो नहीं? मोमिना भी अपना कसूर मानने को तैयार ना थी। क्यों, सफ़ीना भाभी ने फ़ारसी में बताया था क्या? वो तो सफ़ीना आपा ने कहा था, और वो इतनी अच्छी हैं कि मेरी मोहब्बत में कुछ भी कह सकती हैं। हाँ, बुरा तो मैं ही हूँ, ये मैंने कब कहा? मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुज़रेगी कैसे? उसने गहरा साँस लिया। सारी ज़िंदगी तो तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने में ही गुज़र जाएगा। उसके लहजे में कुछ ख़ास था। मोमिना ने सटपटा कर उसे देखा, आँखों में जज़्बों का जहाँ लिए वो उसी को देख रहा था। अब चलें प्लीज़, काफ़ी देर हो रही है। मोमिना ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। अंदर कहीं खतरे की घंटी बजी थी। अभी कहाँ से देर हो रही है? अभी तो इतने ढेर सारे डायलॉग बोलने हैं मुझे, जो इतने दिनों से सोच रखे थे। तो अब आप डायलॉग भी बोलेंगे? वो बौखलाई। मजबूरी है, वरना कल को तुम ही शिकवा करोगी कि आपसे इज़हार मोहब्बत करना भी नहीं आया। सादुन ने बेनियाज़ी से शाने उचकाए। तो फिर आप यहाँ बैठकर डायलॉग बोलिए, मैं गाड़ी में बैठी हूँ। आप जब फ़ारिग हो जाएँ तो आ जाइएगा। मोमिना ने उसे हरी झंडी दिखाते हुए बाहर कदम बढ़ाए। उसके यूँ राह फ़रार इख्तियार करने पर सादुन के चेहरे पर फैलने वाली मुस्कुराहट जानदार थी। ड्राइविंग सीट सँभालते हुए उसने एक इस्तेहक़ाक़ भरी नज़र मोमिना के चेहरे पर डाली थी। चेहरे पर आसूदा मुस्कुराहट लिए वो विंड स्क्रीन से बाहर देख रही थी। गाड़ी स्टार्ट करते हुए सादुन ने कैसेट प्लेयर ऑन किया तो गाड़ी में बिखरती जुनैद जमशेद की खूबसूरत आवाज़ ने उसके दिल की तर्जुमानी की थी। दिल की बातें सभी बिन कहे हम सुने, होंठ खामोश हों, आँखें कहती रहें, बातों-बातों में जीवन बसर कर लें, अमर कर लें।